चलिए देखो, पहले पहले पढ़ते हैं और फिर लास्ट में डिस्कशन का रखते हैं। आज मैं आपको जो शीट है ना, शीट से भी मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा ताकि जो अपना करंट टॉपिक है ना उसके फिर हम लोग क्वेश्चंस बना के आ पाए। ठीक है ना। और चलो तो फिर वो डिस्कशन से रिलेटेड लास्ट में बात करते हैं, पहले उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखो पिछली क्लास में सुनिएगा, देखिए रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोकेटाइन, तो उसमें एक डाई एजोटाइजेशन पढ़ा था। उस डाई एजोटाइजेशन में मैकेनिज्म वगैरह को लेके परेशान नहीं होइएगा, वो मैकेनिज्म वगैरह कोई मतलब समझाने के लिए थी। बस अपने को ये पता होना चाहिए यदि RNH2 है और उसमें NaNO2 विद एक्वस NaNO2 विद HCl मिलाया तो Rn2 प्लस Cl माइनस मतलब डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है। बताओ क्या ये स्टेबल होता है? क्या नहीं। क्या रिलीज हो जाएगा? N2 क्या बन जाएगा? R प्लस, मतलब क्या बोलेंगे इसको? कार्बोकेट, है ना। जैसे एक स्टूडेंट ने मेरे को पिछली क्लास में पूछा था क्लास के बाहर कि सर इसमें मैं पढ़ूं क्या, मतलब मेरे को पता क्या। तो फिर मेरे को यही लगा कि मैं आपको शीट जो है उस शीट के क्वेश्चंस दूंगा ताकि आप उसको अप्लाई कर पाए थ्योरी को। तो आप इसको क्या ऐसे याद करिए कि भाई मतलब रिएक्शंस जो है ना, हमें जैसे फिजिक्स में मैथ्स में फॉर्मूला याद करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है कि आपको ये जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, अब आपको कुछ भी याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। हमें कितना पता होना चाहिए कि अल्कोहल में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलाने पर डिहाइड्रेशन होता है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, एंड यदि जब भी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है तो रीअरेंजमेंट होता है। अब इतना हमें आना चाहिए, याद होना चाहिए, है ना। तो उस याद रखने को, अब ये याद नहीं होगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो बस हर ये जैसे डाइएजोटाइजेशन कि RNH2 NaNO2 विद HCl Rn2 प्लस Cl बना, N2 रिलीज होगा, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होगा और फिर वाटर अटैक करके अल्कोहल, ऐसे बोलना आना चाहिए आपको बिना। बस ये मैकेनिज्म वगैरह एक्सच कोई दिक्कत वहां पे नहीं। फिर हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन स्टार्ट किया। बताओ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कौन देता है? एल्कीन एंड एल्काइन, दो तरह की मैकेनिज्म। सब बच्चे पढ़ के आए क्या? है बिल्कुल क्लियर है सभी को? बताओ H प्लस इलेक्ट्रोफाइल हो तो कैसा कार्बोकेटाइन बनेगा? एसाइक्लिक कार्ब। कौन से मैकेनिज्म फॉलो होगी? मैकेनिज्म ए। क्या इसमें रीअरेंजमेंट होगा? यस, इसमें रीअरेंजमेंट होगा। और H प्लस के अलावा अदर कोई इलेक्ट्रोफाइल जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो साइक्लिक या नॉन क्लासिकल कार्बो, क्या उसमें रीअरेंजमेंट होगा? क्या नहीं। और उसमें एंटी एडिशन ये होता है। अब ये याद होना चाहिए। आप सभी स्टूडेंट ये सोच सकते हैं कि जितनी बातें मैंने अभी बोली यदि वो आपको याद नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो केमिस्ट्री में कॉपी को पढ़ना इसीलिए जरूरी हो जाता है। जैसे बाकी सब्जेक्ट में तो ये है कि आपने पढ़ा यहाँ पे और सीधे आप क्वेश्चंस करने लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं घर जाके, लेकिन आपने केमिस्ट्री में कॉपी को नहीं पढ़ा तो फिर क्या रहेगा कि वो फिर क्वेश्चन सामने भी आएगा तो आपको लगेगा कि मैं कैसे करूं इसको ना। तो कॉपी जरूर याद ये करें। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में फिर मैंने आप यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था एडिशन ऑफ HX। ये हमने पहली रिएक्शन यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी और इसका मैंने मैकेनिज्म वगैरह बता के यहाँ पे बताया मार्कोनिकॉव्स रूल। और उस मार्कोनिकॉव्स रूल के अंदर X माइनस जो है उस कार्बन पे जाएगा जिसपे हाइड्रोजन कम हो, यदि मेजर प्रोडक्ट की बात की जाए। फिर हमने इसकी मैकेनिज्म देखी। मैकेनिज्म में बताओ इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन था? H प्लस, तो एसाइक्लिक कार्बोकेटाइन बना। ठीक है। और इस तरह से फिर फाइनली रीअरेंज होके न्यूक्लियोफाइल अटैक करके। अभी आज क्वेश्चंस करेंगे इस पे, लेकिन मैं पिछली क्लास पे जब इस पे थ्योरी लिखवा रहा था तो उस थ्योरी पॉइंट में सबसे जैसे हमने जो लास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे वो पॉइंट था रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन पे मैं क्वेश्चंस मेरे को कराने हैं और मैंने आपको यहाँ ये बताया कि एल्कीन पे जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी उतनी ही क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। चलिए अब देखो इसमें यहाँ पे इस वाले पॉइंट में पहला क्वेश्चन अपन ये लिख रहे थे। अपन ने यहाँ एक स्ट्रक्चर ये लिखी, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे इस तरीके से लिखी, यहाँ पे ये हो गया, अगली स्ट्रक्चर यहाँ पे अपन ने ये लिखी। आपके पास ये डिफरेंट यहाँ एल्कीन्स है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि हमें रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स बताना है, इसके रिस्पेक्ट में? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के रिस्पेक्ट में। अब देखना यार बच्चों, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे आया एक मिथाइल। मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट लगता है, प्लस एच इफेक्ट है ना। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ यहाँ पे ये शिफ्ट, यहाँ पे ये एल्कीन, इसमें दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड डबल बॉन्ड की तरफ रिलीज करेगा।
यहाँ बताओ कितने मिथाइल है 3 और यहाँ कितने हैं 4। तो एक्चुअली बताओ डबल बॉन्ड पे कौन अटैक कर रहा होता है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल खुद कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो वो वहां अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा मिले। तो बताओ इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर कैसे हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा। क्या आप सभी बच्चों को समझ में आई ये वाली बात? है ना? इस तरीके से यहाँ पे हम इसको ये समझ सकते हैं, है ना? यहाँ पे इसको इस तरह से समझ सकते हैं, इससे ये ज्यादा रिएक्टिव है, इससे ये ज्यादा रिएक्टिव है, इससे ये ज्यादा रिएक्टिव है, और यहाँ पे रिएक्ट। तो अभी क्या है कि जैसे जो 11th के अंदर जैसे जीओसी की अपन बात करें, तो जीओसी अपने आप में ओवरऑल टॉपिक तो बहुत बड़ा है, तो वो टॉपिक तो पूरा कवर होने में टाइम लगेगा धीरे धीरे, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको ये सब पढ़ना रहेगा कि प्लस आई इफेक्ट, है ना, प्लस एम इफेक्ट, इनकी जरूरत पड़ेगी यार। अब आप थोड़ा समझिएगा इस बात को कि यदि हमें थोड़ा सा जैसे जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जरूरत पड़े तो वहां पे उसकी जानकारी थोड़ा सा हमें धीरे धीरे फिर वो जैसे जैसे, ऐसा तो नहीं है कि हर बात में वो आ रहा है, लेकिन मान लीजिए हम किसी लेक्चर में 10% कोई बात ऐसी आई टोटल लेक्चर में जो उनसे रिलेटेड हो गई, जैसे इस, है ना, तो वो थोड़ा सा फिर आपको कोशिश करनी पड़ेगी। अब देखो मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं यहाँ पे। अगले क्वेश्चन में क्या है कि आपके सामने मैंने जैसे ये स्ट्रक्चर लिखी एक यहाँ पे ये, और फिर यहाँ पे मैंने लगा दिया पीएच। देखो जहां पीएच लिखा हुआ है ना उसका मतलब होता है फिनाइल, है ना। पीएच ग्रुप मतलब इस तरीके का ग्रुप, यहाँ बेंजीन, यहाँ फ्री वैलेंसी, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल, है ना। ये फिनाइल ग्रुप यहाँ पे पीएच मतलब यहाँ बेंजीन लगा, और इसके अलावा यहाँ पे हमने रख दिया MEO, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ये लगा दिया यहाँ पे ये। अब देखो जैसे देखो यहाँ पे है CH3, वो अपना जैसे यहाँ पे अपन लिख भी सकते हैं, और बाकी वैसे अपने को पता है कि यहाँ ऐसा लिखा हुआ है तो CH3, है ना। यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ बॉन्ड लाइन से समझ ही सकते हैं ना, यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे ये लिखा हुआ। तो ऐसे केस में देखो क्या होगा कि जैसे CH3 इधर क्या होगा, बेंजीन है तो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर की तरफ भेज रहा है, और ये लोन पेयर है तो लोन पेयर के थ्रू यहाँ भेज रहा है। देखो इसको मैं, है ना, इसको आपको कार्बोकेटाइन, जैसे जनरली तो आप पहले ये देख लो कि इलेक्ट्रॉन जो ग्रुप जो है ना डबल बॉन्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड भेज रहा है, हम लोग इसको कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी से भी समझ सकते हैं, क्योंकि आप ये देखो जब H+ अटैक करता है तो क्या बनेगा, सबसे पहले कार्बोकेटाइन, और वो RDS रेट डिटरमिनिंग स्टेप होती है, भाई कितना तेजी से रिएक्शन हुआ, कितना तेजी से नहीं। तो मैं देखो इसको ऐसे भी समझा सकता हूं कि H+ इस पे अटैक करे तो ऐसे केस में यहाँ पे जैसे ये डबल बॉन्ड H+ ने यहाँ पे अटैक किया, ये बना कार्बोकेटाइन, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह से H+ ने अटैक किया इन दोनों पे किसी पे भी कर सकता है, अपने को कहाँ कराना है, जहां मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब एक बात बताओ यार, जब H ने यहाँ पे अटैक किया इस वाले कार्बन पे, तो ये बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल है थ्रू बैक बॉन्डिंग और पी ऑर्बिटल रेजोनेंस। मैंने आपको देखो जब ऑनलाइन पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको बताया था कि जब भी पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर के सामने आ जाए तो वो हाईली स्टेबल हो, जानते हैं यार ये वाली बात, है ना। यहाँ पॉजिटिव चार्ज बताओ किसमें डीलोकलाइज है, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में रेजोनेंस शो कर रहा है। और इसी तरह से यहाँ पे हम बात करें कि H+ यहाँ पे ये आया, और H+ ने जब अटैक किया यहाँ पे, तो ऐसे केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या हो, मतलब इस पे H आ गया, है ना। समझ सकते हैं ना यार ये वाली बात, है ना, कि यहाँ पे H आ गया तो ये CH3 इसका कौन सा इफेक्ट, प्लस H इफेक्ट प्लस I इफेक्ट। तो एक्चुअली क्या है कि हम इसमें यहाँ पे रिएक्टिविटी की बात करें तो इस डबल बॉन्ड पे H+ का अटैक होने के बाद बनने वाला कार्बोकेटाइन बैक बॉन्डिंग से या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, पी ऑर्बिटल रेजोनेंस, लोन पेयर के सामने पॉजिटिव चार्ज हो हाईली हाईली स्टेबल होता है। यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज बना बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज है तो काफी स्टेबल यहाँ पे ये, और यहाँ पे केवल यहाँ पे कोई रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है ये, इसके प्लस आई इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल हो रहा है। एक्चुअली 11th क्लास के अंदर कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी का पूरा एक टॉपिक पढ़ा जाता है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ देखो, यहाँ सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बना, उससे कम, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है कार्बोकेटाइन में, यहाँ कार्बोकेटाइन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और यहाँ पे पी ऑर्बिटल रेजोनेंस या बैक बॉन्डिंग के थ्रू। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, नोट करिएगा इसको यहाँ पे कि H+ को देखो ये सब है ना केवल हमने समझने के लिए लिखा, बाकी तो इस क्वेश्चन को वैसे सॉल्व करना हम तुरंत सॉल्व कर लेंगे कि यार यहाँ पे
H प्लस आया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ, सीधा हवा में ही सोच सकते हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया और यहाँ पे पॉजिटिव। अब ऐसा होता है सर मैं यहीं पे पॉजिटिव चार्ज क्यों बनाऊं, इधर बना लिया तो आपको स्टेबल बनाना है, स्टेबल पॉजिटिव, क्योंकि जितना स्टेबल इंटरमीडिएट होगा रिएक्शन उतनी ही आसानी से यहाँ पे ये होगी। तो इस तरीके का क्वेश्चन आए इसमें रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स में, तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। बोलो यार, थोड़ा कोशिश कर रहे हैं समझने की, है ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा आप कोशिश करिएगा, देखिए आएगा, थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे तब, क्योंकि चलो आगे हम लोग बढ़े इसमें, इसको नोट कर लो पहले आराम से, फिर हम लोग बात करें। चलो अब ये थोड़ा सा मैं आगे ये कराता हूँ, ये रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स में एक बार यहाँ तक लिखो, है ना, कि ये डिफरेंट टाइप की एल्कीन्स है, इनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करेंगे, तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखो यहाँ जब थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ एक टर्म और हम लोग पढ़ेंगे और ये हो जाएगा रेजियो, पहले इसको लिख लेना आप, है ना, रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। एक्चुअली इसी में जो हम थ्योरी लिख रहे हैं, इसी थ्योरी के अंदर ही यहाँ पे रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस एक टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ताकि कभी किसी रिएक्शन के लिए पूछा जाए कि क्या ये रेजियो सेलेक्टिव है, तो फिर हम लोग उसको पहचान सकते। देखिए, है ना, एक हेडिंग डालिएगा, रेजियो मतलब वो जो थ्योरी पॉइंट्स लिख रहे हैं ना, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग, तो उसमें नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन क्या है इसको आप समझिएगा, फिर अपन नोट करेंगे। देखिए, जैसे ये है रिएक्टेंट और यहाँ पे बना प्रोडक्ट B प्लस सी, जैसे A यहाँ रिएक्टेंट है और ये यहाँ प्रोडक्ट बना, दो या दो से ज्यादा भी बने, मान लीजिए जो भी है, उसमें एक प्रोडक्ट तो है मेजर, मतलब ये तो अमाउंट में ज्यादा बन रहा है, और ये बना माइनर, मतलब जैसे दो से ज्यादा प्रोडक्ट बने तो एक तो ज्यादा बना और बाकी के कम बने। और जो ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ये आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जानते हैं भाई आप लोग क्या होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ये हो। तो ऐसी रिएक्शन, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी रिएक्शन जिसमें जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें एक मेजर बाकी माइनर यहाँ पे हो, और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो आपस के अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हों, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग बताइए कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, रेजियो सेलेक्टिव। अब ये जैसे अभी देखो हमने, आप पिछली क्लास में देखो हमने जब HCl का एडिशन करवाया या HX का एडिशन करवाया, तो दो, अभी चलो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता भी देता हूँ ये, है ना, अभी एक एग्जांपल के थ्रू ये चीज चेक भी कर ले। तो अब जैसे आपको किसी रिएक्शन के लिए पूछा जाए ये रेजियो सेलेक्टिव है क्या, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए खुद को कि रेजियो सेलेक्टिव होता क्या है, तो वो पॉइंट्स हमें याद होना चाहिए। पहले तो समझा हमने कि रेजियो सेलेक्टिव ये है, लेकिन क्या समझने से ही काम चल जाएगा क्या, नहीं, जब जरूरत पड़े तो आपको याद आना चाहिए कि रेजियो सेलेक्टिव होता क्या है। तो रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन को हम रेजियो सेलेक्टिव बोलेंगे, कि जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसमें एक मेजर बने बाकी माइनर बन रहे हैं, और जो प्रोडक्ट्स आपस में यदि स्ट्रक्चरल है, मतलब ये कंडीशन रख के इसको ऐसे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। इसको लिखो, फिर मैं आपको लिखवाता हूँ रेजियो सेलेक्टिव क्या है। लिखा आपने, थोड़ा साथ साथ इसको, है ना, यहाँ पे एक सिंबॉलिकली ऐसा लिख लो, फिर मैं एक एग्जांपल अपने को, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो इस तरह के, फिर लिखा आपने, चलिए, है ना, तो अब इसको एक पॉइंट लगा के लिखो यहाँ पे इसमें कि मोर बी, बी मतलब ये वाला प्रोडक्ट, मोर बी इज फॉर्म्ड, रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन क्या है इसको हम लोग लिख रहे हैं, मोर बी इज फॉर्म्ड देन सी, more B is formed than C, where B and C are, where B and C are structural isomers. More B is formed than C, where B and C are structural isomers. बस ये रिएक्शन क्या हो गई, रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन हो गई। देखो इसका एग्जाम्पल जो है ना, हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा ना उसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, देखो इसमें हमने मिलाया HCl, ये पिछली क्लास का ही एक एग्जांपल है, और इसमें देखो दो तरह के प्रोडक्ट बने, एक यहाँ पे Cl आके CH3 आया, और एक यहाँ पे CH3 CH2 CH2। देखो ये मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ क्योंकि उधर हो सकता है स्क्रीन पे आए नहीं ये, कि यहाँ CH3 CH2 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 और यहाँ पे ये Cl, याद है भाई ये वाली बात, है ना। देखो डबल बॉन्ड पे यहाँ पहले H प्लस अटैक करके कार्बोकेटाइन बनाए, तो यहाँ देखो इस डबल बॉन्ड पे Cl यहाँ आ सकता है, तो ये प्रोडक्ट बना,
Cl यहाँ आ सकता है, तो ये प्रोडक्ट। अब वैसे तो हम लोग क्वेश्चंस मैकेनिम से करेंगे, लेकिन बिल्कुल बेसिक बात देखें। बताओ इसमें मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे कौन सा वाला होगा? फर्स्ट वाला। अब आपको याद होना चाहिए नेगेटिव। देखो मार्कोनिकोव रूल को रहने दो, चाहे आप मैकेनिम से कर लो। इस पे अटैक किया, कार्बोकेटाइन बनाया, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पे यहाँ पे Cl। बोलो यार, समझ रहे हैं? तो ये वाला प्रोडक्ट कौन सा बना? मेजर। और ये वाला कौन सा बना? माइनर। ठीक है, एक रिएक्शन जिसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट बने, ये मेजर ये माइनर। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि बताओ क्या ये आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं क्या? तो आंसर होगा यस। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिन बच्चों को नहीं पता वो साइड में लिख सकते हैं, सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, है ना? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। देखो इनका मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम। क्यों? जितने कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन जितना है उतना इसके अंदर है, तो मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। स्ट्रक्चर अलग अलग कैसे पहचानते हैं? यदि आईयूपीएसी नेम अलग अलग है तो बताओ दोनों का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो। ये यहाँ पे 1 क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन, इनका आईयूपीएसी नेम डिफरेंट, तो इसका मतलब ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है। बताओ कैसी रिएक्शन हो गई? ये रेजियो सर। ये रेजियो सेलेक्टिव वगैरह ये जेई मेन में नहीं पूछेगा, ये कभी पूछेगा तो जेई एडवांस में जाके बात। ये जेई मेन के लिए ये सब चीजें ये नहीं है, बहुत आसान, लेकिन हमें थोड़ा सा आइडिया। बताओ क्या ये रिएक्शन रेजियो सेलेक्टिव है? हाँ, किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बने, एक मेजर बाकी माइनर, एंड प्रोडक्ट्स आपस में यदि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो तो रेजियो सेलेक्टिव। चलो अब कहीं जरूरत पड़ेगी, हमसे कोई पूछेगा तो हम लोग इस टर्म को काम में लेके उसका आंसर कर सकते हैं। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट पे ही आते हैं। देखो यार, हम लोग मार्कोनिकोव रूल की जो बेसिक डेफिनेशन है उससे क्वेश्चन नहीं करेंगे। हम क्वेश्चन करेंगे जैसा कि हमने पिछली क्लास में मैकेनिम लिखी, और मैकेनिम के अंदर हम लोगों ने ये देखा कि आप सबसे पहले H+ का अटैक डबल बॉन्ड पे इस तरीके से कराओ कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। बोलो यार, समझ आ रहा है? तो अपन इस बात को क्या करते हैं? मॉडर्न मार्कोनिकोव रूल, है ना, इस तरीके से एक करके लिख लेते हैं कि हमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवाना है ना, तो इस बात को दिमाग में रख के इलेक्ट्रोफिल, वो हाइड्रोजन कम होते हैं, वो कुछ बेसिक एग्जांपल्स पे बात लगती है, वो सब पे वहां पे सबके अकॉर्डिंग वैसे हो भी नहीं पाता, क्योंकि वो केवल कुछ मॉलिक्यूल्स पे ऑब्जर्वेशन ऐसा ही था। तो आप लिखो एक पॉइंट लगा कि मॉडर्न मार्कोनिकोव, मॉडर्न मार्कोनिकोव रूल में आप ऐसा लिख लो, लिखिएगा एक पॉइंट, मॉडर्न मार्कोनि M.K.R, मार्कोनिकोव रूल को शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं। मॉडर्न मार्कोनिकोव रूल में देखो एक पॉइंट लगा के ऐसा लिखो, लिखो इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, electrophile attacks, electrophile attacks, electrophile attacks in such a way, electrophile attacks in such a way that that a more stable carbocation, that a more stable carbocation intermediate, a more stable carbocation intermediate is formed, a more stable carbocation intermediate is formed। कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में इलेक्ट्रोफाइल इस तरीके से अटैक करेगा कि एक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट यहां बन रहा हो। चलिए जी, HX के साथ एडिशन पे हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? क्वेश्चंस यहां पे ये करते हैं। चलिए अब देखिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया गया कि CH3 CH, यहां CH3, और यहां पे दे दिया HCl, HCl यहां पे ये दे दिया।
HCl यहाँ दे दिया और पूछा गया यहाँ पे कि प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, जैसे यहाँ पे ये। अब यार देखो, अपन जो है ना, अपन जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमें थोड़ा सा मैकेनिज्म का आइडिया होना चाहिए और आसान, है ना। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा हमने, अब इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH बताओ, सबसे पहले बताओ इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा यार, बताओ H+। अब H+ जैसे ये पाई यहां पे बॉन्ड बनाएगा, अब इन दोनों कार्बन में से H+ से कोई भी बॉन्ड बना सकता है। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कहां बन रहा है। अब ये बताओ, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, तो कोई भी बॉन्ड बना सकता है। बोलो यार, क्लियर है ना। चलिए, अब यहाँ पे किसी भी साइड में आपने जैसे क्या किया, यहाँ पे तो कार्बोकेटाइन बना दिया और इस वाले पे हाइड्रोजन को यहाँ लगा दिया। आप चाहे तो इस पे H को लगा। अब ऐसा होना सर कि भाई मेरे को कंफ्यूजन हो तो मैं क्या करूं, तो आप दोनों तरफ H लगा के कार्बोकेटाइन बना के उसमें चेक कर लीजिए मोर स्टेबल कौन है कौन नहीं, आप ऐसे चेक कर सकते हैं। अब ये बताओ यार, क्या इसमें रीअरेंजमेंट होगा क्या? बोलो, नहीं होगा। देखो अब आप ये समझना यार कि ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस बहुत आराम से बनते हैं। जैसे हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स की बात की, तो मैंने पिछली क्लास पे भी इस बात पे जोर दिया था कि मैंने जितने क्वेश्चन कराए कम से कम 2-3 बार आपको उसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, उनको सॉल्व कर करके देखना पड़ेगा। फिर कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से बात। तो वैसे ही अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर है कि H+ का अटैक कराया, कार्बोकेटाइन बनाया, रीअरेंजमेंट अब यहाँ हो नहीं रहा। अब बताओ अगली स्टेप में, बताओ किसका अटैक करा दूं मैं, Cl-। तो देखिए यहाँ पे आप बनाइएगा ये प्रोडक्ट इस तरीके से, और आपको कोई भी दिक्कत हो आप बात करें। कोई भी डाउट है यहाँ पे बिल्कुल आप मेरे से बात कर सकते हैं। क्लियर है सभी को ये, है ना। हाँ, नोट करिएगा इसको, और यहाँ पे इसको नोट करें एंड सेकंड क्वेश्चन हम लोग यहाँ सॉल्व करें। पहले इसको नोट कर लीजिए आराम से। चलिए जी, ठीक है, देखें, है ना। चलिए देखिए, अब देखो यहाँ पे जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये H+, ये Br-, इसने इस पे अटैक किया, है ना। अब अटैक किया इस पे तो देखिए क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ पे हो गया ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे ये CH3। देखो यार, ये 2 डिग्री कार्ब, आप अल्फा हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज को है तो रेजोनेंस में देख लीजिएगा, या अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए। यहाँ पे 3, यहाँ 0, तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन और दो तरफ से प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है जो इसको स्टेबल करेगा। ये बना यहाँ पे कार्बोकेटाइन, इस साइक्लिक कार्बोकेटाइन। अब ये बताओ क्या रीअरेंजमेंट होगा क्या यार, बताओ क्या शिफ्ट हो जाएगा इसमें, मिथाइल शिफ्ट। वेरी गुड, यहां से यहाँ 1-2 मिथाइल शिफ्ट यहाँ पे ये होगा, ये यहाँ पे हो गया 1-2 एमी शिफ्ट, एमी मतलब मिथाइल। तो ऐसे कि अब ये वाली स्टेप यार, अब ये सबको आना चाहिए यार। अब ये मान लीजिए, अब यहाँ पे ये होता है ना कि आप इसको रीअरेंजमेंट आपको पढ़ाया गया है, आपको अब यहाँ पे लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है ना। कई बार ऐसा होता है ना सर, 11th का ये, अरे अब 12th की जो चीजें आ रही हैं उस पे तो करो, 11th के तो थोड़ी बहुत बेसिक बात है भाई, कार्बोकेटाइन स्टेबल, ये 1-2 बार आप ट्राई करेंगे तो बन जाए। लेकिन अब रीअरेंजमेंट आपको नहीं आता, वो फिर गलत बात हो जाएगी, है ना। क्योंकि फिर तो वो वाली बातें तो फिर आप करिए नहीं, तो फिर चीजें रहती जाएंगी। तो यहाँ पे मिथाइल को यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ पे रीअरेंजमेंट, बताओ फर्दर रीअरेंजमेंट होने का कोई चांस है क्या? नहीं। तो अब बताओ किसका अटैक करा देंगे, यहाँ पे Br-, यहाँ पे अटैक किया और देखिए ये प्रोडक्ट CH3, CH3, यहाँ Br, यहाँ पे ये प्रोडक्ट ये बन। कोई भी डाउट है किसी भी स्टूडेंट को, बात करिएगा।
HBr हमने स्टार्टिंग में लिया था, H प्लस ने पहले अटैक कर लिया और Br माइनस ने इस स्टेप पे अटैक करके यहाँ पे ये बनाया, है ना। आसान क्वेश्चन यहाँ। अगला क्वेश्चन ये सॉल्व करिएगा यहाँ पे। इसको लिख लीजिए, जिन्होंने नहीं लिखा पहले इसको लिख लीजिए यहाँ पे। H प्लस का अटैक आप थोड़ा पिछली क्लास सभी बच्चे पढ़ के आया करो, क्योंकि इसमें लिंक तभी बैठता है ना। यहाँ H प्लस का अटैक करा के कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना, 1,2 मिथाइल शिफ्ट किया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। Br माइनस ने अटैक कराया यहाँ पे, ये वाला ये। देखो अब इस क्वेश्चन को हम लोग, हाँ करिए, देखिए बना सॉल्व करिएगा इसमें। देखिए हम लोग, चलिए अब देखिए, देखिएगा ये H प्लस Cl माइनस, पाई बॉन्ड ने अटैक किया। अब देखो यहाँ ये कार्बन एटम 1 और ये यहाँ 2, ये बताओ कि इसका अटैक जो होगा उसकी होने की टेंडेंसी किस पे होगी, H की, 1 पे, या चलो मैं ऐसा पूछता हूं कि कार्बोकेटाइन आप कहां बनाओगे, 1 पे बनाओगे या 2 पे बनाओगे। जहां मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बने ना, वो हमें बनाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है यहाँ पे कि यहाँ पे H का अटैक करवाया यहाँ पे, तो ये तो हो गया CH3 और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन। क्योंकि अब इसमें इसमें ये रहता है कि सर मैं ऊपर कार्बोकेटाइन बना के और फिर मैं रीअरेंजमेंट करा देता, है ना। तो एक्चुअली क्या है, देखो कि जब भी आप, जैसे सबसे पहला स्टेप जब होगा तभी तो उससे आगे वाला स्टेप यहाँ पे बनेगा, है ना। तभी तो उससे आगे वाला स्टेप बनेगा। तो आपको ये देखो कि ये वहां पे जो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा वो बनेगा ही बहुत कम। क्यों? क्योंकि ये मोर स्टेबल है, और वो बहुत कम बनेगा तो वो रिंग एक्सपांशन होके वो कुछ बनेगा तो थोड़ा बहुत यहाँ बन। एक्चुअली पहले तो ये वाली स्टेप होगी ना, है ना। जैसे देखो आप इसको ऐसे समझिएगा कि आप अभी कितना मेहनत कर रहे हैं, उस बेसिस पे आईआईटी में रैंक आएगा। आईआईटी में अच्छा परफॉर्म आप उस बेसिस पे नहीं कर सकते कि सर उसके आगे जब मैं कॉलेज में जाऊंगा तब मैं खूब पढ़ाई कर लूं, है ना। बोलो समझ, क्योंकि वो तो क्या हो गया, उससे अगला वाला स्टेप हो गया। समझ रहे हैं? यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या होगा कि अभी आप कितनी मेहनत करते, है ना। चीजें किसी स्टूडेंट को, जैसे सब्जेक्ट जो होते हैं ना, कुछ बच्चों को समझ में आ जाते हैं एक बार में, कुछ को थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, कुछ को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, बस अंतर यही होता है। लेकिन आपको समझ में कितना जल्दी आया, सब कुछ उसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता है, मतलब मेहनत वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कि किसी बच्चे को एक बार में समझ में भी आ गया और वो बहुत मेहनती है तो बहुत अच्छा ये करता है। किसी बच्चे को 2 बार में समझ में आया, फिर वापस से कोई डाउट पे आया, फिर समझ में आया, लेकिन मेहनती बहुत है, वो वैसा ही परफॉर्म बिल्कुल कर सकता है एग्जाम के अंदर, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि फर्दर रिंग एक्सपांशन होके ये हो जाए ना, सबसे पहले हमें सबसे पहली स्टेप पे जाके हमें बात करनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने बात करी, यहाँ पे बना ये, अब इसके बाद में क्या होगा कि बताओ, इसमें कहीं पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन रिंग एक्सपांशन कुछ भी करेंगे क्या? नहीं। अब यहाँ पे कई बार ये होगा कि सर मैं हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट करा के पॉजिटिव को यहाँ नहीं ले जा सकते, क्योंकि कभी भी रीअरेंजमेंट आप तभी कराते हैं जब जितना स्टेबल है उससे क्या हो रहा हो, मोर स्टेबल बन रहा। तो ऐसे केस में यहाँ पे ये वाला अटैक आपने ये करवाया यहाँ पे, और ये यहाँ क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे ये बन जाएगा। चलिए वेरी गुड, है ना। यहाँ पे ये वाला ये क्लियर है भाई सभी को, ये यहाँ पे है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, करिएगा इसको। आंसर बोलिएगा नहीं, है ना, बस आप अपनी कॉपी में करें, जिन बच्चों से जितना भी, मतलब कोशिश करें, और फिर उस कोशिश करने में जहां दिक्कत आए वहां पे बात करें। और देखो रीअरेंजमेंट है या जितने भी जो भी हम क्लास में क्वेश्चंस करते हैं, कॉपी के क्वेश्चंस पे आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे घर पे, उतना ही आपका फिर स्पीड बनता है क्वेश्चंस को सॉल्व। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
हाँ हाँ, नहीं चले ठीक है। जिन बच्चों को टाइम लग रहा है वो टाइम लीजिए थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, और जिनसे बन जाए बहुत अच्छी बात है। तो वो है ना, तो एक बार इसमें देखो। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए यहाँ क्या होगा। यहाँ पे एक बात बताओ यार, ये कार्बन एटम वन, ये टू, यहाँ H प्लस, और ये यहाँ पे H प्लस ये जाएगा। तो अब कार्बोकेटाइन कहाँ बनाएंगे? वन पे, क्योंकि मोर स्टेबल। वेरी। तो यहाँ वन, यहाँ पे कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअली H जाएगा इस पे, यहाँ पे ये हो जाएगा CH। देखो यहाँ पे CH2 था, यहाँ CH2 था, तो क्या हो गया CH3। अब बताओ क्या होगा? रिंग एक्सपांशन। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो ऐसे केस में जब रिंग एक्सपांशन वाली बात आएगी, तो अब देखो यहाँ पे नंबरिंग किया, 1 2 3 4 5 6। बताओ किसके बीच में बॉन्ड बना देना है? 1 6। कहां से बॉन्ड हटाना है? सेकंड नंबर। ये वाला बॉन्ड तोड़ डालना है। याद है अपन ने काफी क्वेश्चंस ये किए। और बताओ हमेशा पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा? बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। चलिए अब देखिएगा यार, अब यहाँ पे आप देखना, ये मैंने इस पे अपन ने जब डिहाइड्रेशन वाले क्वेश्चन किए तो ऐसे प्रैक्टिस की थी कि अब ये 6 मेंबर्ड रिंग बन गई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया इस पे, और जस्ट पास वाले कार्बन पे क्या लग जाएगा? मिथाइल लग जाएगा। मिथाइल लग जाएगा। मैंने यहाँ पे बनाया 6 मेंबर्ड रिंग। ये लो, ये 6 मेंबर्ड रिंग बना दिया। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक जगह मिथाइल लगा हुआ है, आप किसी भी पोजीशन पे मिथाइल लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जहां मर्जी है। आपने मिथाइल लगा दिया, और जिस कार्बन पे, जैसे यहाँ पे अपने को देखो, ये बॉन्ड बॉन्ड तो हट ही गया, हमेशा सेकंड नंबर से बॉन्ड टूटता है। ये यहां से बॉन्ड बना, इस पे मिथाइल लगा है, तो जस्ट पास वाले कार्बन पे यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। समझते हैं ना इस तरह से, ये है ना, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज। ये सब मैंने आपको क्वेश्चंस में ये करवाया है ये। अब जैसे किसी स्टूडेंट को दिक्कत आए ना यार, तो वो क्या करे, एक बार क्या करे, जैसे देखो ये CH3, यहाँ 1 2 3 4 5, और ये यहाँ पे, यहां से नंबरिंग ये करनी है ना, नंबरिंग यहाँ 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। अब यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे इसके बीच में बॉन्ड बना दिया। देखिए 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बना दिया, और बताओ यहाँ 2 नंबर पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे देखो, इस वाले बॉन्ड को इरेज कर दो, इसके बीच में बॉन्ड बना दो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर एक ही बात है यहाँ पे, है ना। तो आप इसके थ्रू भी यहाँ पे पहुंच सकते हैं कि इस बॉन्ड को मिटा दो, इसके बीच में लाइन खींच दो, एंड 2 नंबर जो है वहां पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ ये प्रैक्टिस में लेना पड़ेगा यार, अब ये आपके हाथ में है ना, क्योंकि ये 12th का टॉपिक है, हमने यहाँ पे बिल्कुल रिंग एक्सपांशन वगैरह ये सीख रखा है। अब बताओ इसकी फर्दर रिएक्शन हो, मतलब शिफ्टिंग होगी क्या? बिल्कुल सही बात, ये बहुत अच्छी बात है यार। यहाँ पे 1 2 क्या शिफ्ट हो जाएगा बताओ? H शिफ्ट। यहाँ पे ये वाला 1 2 H शिफ्ट हुआ, 1 2 H शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे CH3 बताओ यहाँ क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और अगली स्टेप में बताओ किसका अटैक करवा दे हम लोग? Br में। बहुत बढ़िया। अब आप में से किसी बच्चे को डाउट कुछ है तो वो बात भी कर सकते है ना, कि आपको ये वाली रिंग एक्सपांशन वगैरह बहुत आसान है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस। आपने यदि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और उसके जो मैंने क्वेश्चंस आपको क्लास में करवाए, उन पे यदि 1 2 बार प्रैक्टिस की है तो तुरंत यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। कोई दिक्कत ही यहाँ पे ये नहीं है, है ना। इस तरह से यहाँ पे ये क्वेश्चन। बोलो यार, आगे बढ़े यहाँ से, है ना। चलिए अब देखिएगा यहाँ। हाँ लिखो 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 लिखो। जो भी कोई दिक्कत हो तो आप, हाँ जैसे नहीं लिख पाए तो आप लिख लो। एक्चुअली इससे ये वाली बात लिख लो, ये तो मैंने बताया है कि हमेशा ये 2 नंबर से बॉन्ड हटेगा, 1 6 के बीच में बॉन्ड बनेगा, और इस तरीके से यहाँ पे ये प्रोडक्ट। हाँ एक बार 1 2 मिनट चलिए देखिए। चलो बढ़े आगे भी, है ना। थोड़ा सा जल्दी से नोट करिए जिन बच्चों ने नहीं किया है, तो फिर अपन 1 2
यहाँ पे देखिएगा कि मेजर प्रोडक्ट यहाँ क्या बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है। चलिए अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, अब इसको आपने नोट कर लिया यार बच्चों, है ना? हाँ चलिए इसको यहां से हटाते हैं। देखिए यहाँ पे ये H प्लस Cl माइनस, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ये आया। देखो मैं यहाँ ये 1, यहाँ पे ये 2। ये बताओ आपने पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे लगाया? 1 पे पॉजिटिव चार्ज। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पे 1 पे बनेगा। आपको सबसे पहले शुरुआत इसी के साथ करनी है कि यहाँ पे ये CH प्लस और यहाँ पे ये क्या हो गया CH। जब भी कभी यहाँ पे लोन पेयर के सामने कार्बोकेटाइन हो तो ये हाईली स्टेबल होता है, ठीक है ना? यहाँ पे बैक बॉन्डिंग से बोल दीजिए या पी ऑर्बिटल रेजोनेंस से बोल। तो यहाँ पे ये स्टेबल हुआ और इसके बाद में यहाँ पे कौन Br माइनस वो इस पे अटैक करेगा एंड बी बिल्कुल Cl माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे प्रोडक्ट हम लोग ये Cl माइनस और यहाँ CH3O, ये CH, यहाँ Cl, यहाँ पे CH3 यहाँ, है ना? तो जिनको दिक्कत है वो भी बात कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे जिनसे बन गया बहुत अच्छी बात, लेकिन किसी स्टूडेंट को जरा बहुत भी कोई आए आप मुझसे पूछो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, बिल्कुल बेहिचक आप मेरे से बात कर सकते हैं। यहाँ एक और बात देखिए, अपन देखेंगे कि यहाँ जैसे आया NO2, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे HBr, और फिर हम लोग देखें कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ठीक है, नोट तो आपको करना ही है। हाँ, कोई बच्चे को जैसे कोई नोट नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं आए तो वो मेरे से बिल्कुल बात है। जिन बच्चों से बन गया सारी बात है, जो भी है कोई दिक्कत नहीं, है ना? लेकिन जिनको दिक्कत आए वो सीधा मेरे से बात करो, वो भी बेहिचक, है ना? कोई किसी तरह के। चलो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपने लिखा सभी ने, है ना? देखिए अब देखो यहाँ क्या होता है, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ऐसे केस में यहाँ H प्लस, यहाँ Br माइनस, है ना? यहाँ पे ये सुनिएगा, सुनिए सुनिए। अब क्या रहेगा कि देखो ये है कार्बन एटम 1, ये है 2, यहाँ पे H प्लस। देखो सीधा सा फंडा यहाँ ये होता है, इससे H कनेक्ट हो गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे H कनेक्ट हो गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को चेक करना रहता है। जैसे अब यहाँ पे कुछ कुछ बातें हम साथ साथ सीख सकते हैं, जैसे ये वाली बात की रेजोनेंस वाली बात। यहाँ पे पता है क्या होता है? बताओ यहाँ पॉजिटिव चार्ज कौन से कार्बन पे बनाओगे आप? सेकंड वाले कार्बन पे, क्योंकि यहाँ NO2 जो होता है ना, जैसे NO2 CH2 CH2, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, इसका जो माइनस आई इफेक्ट होता है ना वो इसमें देखो NO2 का लगेगा माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कम करता है। तो ऐसे केस में यहाँ पे यदि कार्बोकेटाइन पास में आपने बनाया तो इसका माइनस आई ज्यादा लगेगा। माइनस आई डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा होता है, पास में लगा हुआ है तो ज्यादा लगेगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कम करता है। देखो यहाँ पे जिन बच्चों को थोड़ा आइडिया नहीं है, मैं एक बात बता दूं, बताओ कार्बोकेटाइन पे कैसा चार्ज, देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है? बताओ कार्बोकेटाइन पे कैसा चार्ज होता है? प्लस आई। तो इसको प्लस वाले फैक्टर स्टेबल करते हैं, प्लस एम प्लस एच प्लस आई। अब आपको क्या देख लेना है कि ये थोड़ा सा आपको आइडिया लगा कि प्लस एम किसका लगता है, प्लस एच किसका लगता है, प्लस आई किसका लगता है। तो आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। ये हमने ऐसा जीओसी में पढ़ दिया। अच्छा दूसरी बात, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन, बताओ कार्ब एनाइन में कार्बन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो उसको माइनस वाले फैक्टर स्टेबल कर रहे होते हैं, माइनस एम माइनस एच माइनस आर। ये वाला एक जो है ना
यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये बन जाता है, ठीक है। और इसका रीजन्स वगैरह और ये सब डिटेल से हम लोग, हाँ यहाँ पे फिर मार्कोनिको, इसी एक्चुअली क्या था, मार्कोनिको रूल एक ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था, मैकेनिज्म वगैरह वहां पे पता नहीं थी, केवल एक ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था कि भाई यहाँ आना चाहिए। लेकिन बाद में तो जब मैकेनिज्म आई तरह तरह के कंपाउंड, वो तो बेसिक कुछ एग्जांपल्स पे ये था ना। तो अब यहाँ पे मैं एक्चुअली यहाँ एंटी मार्कोनिकोव हम टर्म देते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग इस बात को कि एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट यहाँ पे ये बन जाता है। क्योंकि देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ NO2 का माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कम करता है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज यदि आ गया तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लगेगा, इसलिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या करते हैं, अगला स्टेप जैसे Br माइनस, यहाँ पे ये अटैक करेगा NO2 CH2 CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Br, ये यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे ये बन जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस इस तरह से ये किए, तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, इस पे आप ट्राई करेंगे तो आराम से इस तरह के ये क्वेश्चंस यहाँ पे ये बनते हैं, है ना। कि यहाँ पे आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को चेक करना है एंड यहाँ पे ये क्वेश्चन ये बना देना है ना। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ना, एक बार नोट किया भाई यहाँ तक आपने, है ना। चलो देखिए एक नोट लगा के, यहाँ अभी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही हम लोग पढ़ रहे हैं, रिएक्शन विद HX, रिएक्शन विद HX जो है वहीं पे हम लोग बात कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या होगा देखो कि यदि हम लोग एल्काइन ले लें, एल्काइन RC, R मतलब यहाँ कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी, है ना। यहाँ पे ये रहा। अब देखो यहाँ पे यदि मैं HX यहाँ ले, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे HX और HX मैंने लिया, तो अब ये बताओ, जैसे देखो यहाँ पे ये है कार्बन एटम 1 और यहाँ पे है ये 2, तो यहाँ पे बताओ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पे कहाँ पे बनेगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन 1 पे बने। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है ना, जिसके दोनों तरफ कार्बन अटैच्ड है, वो क्या होता है, मोर स्टेबल यहाँ। तो एक्चुअली यहाँ मैं एक यहाँ पे दोनों स्टेप्स को, HX की दोनों स्टेप को एक साथ लिख रहा हूं कि यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटाइन, तो यहाँ पे तो आ गया X, X मतलब हेलोजन कोई सा भी, और डबल बॉन्ड, और एक यहाँ पे इस पे क्या चला जाएगा बताओ, H, है ना। एक पाई बॉन्ड जो है वो काम में आया और HX का यहाँ पे एडिशन यहाँ पे, हाँ R का यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट होगा, प्लस H इफेक्ट होगा, बिल्कुल से R दैट मींस एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट। तो देखो यार बच्चों क्या किया मैंने यहाँ पे ये किया कि मैंने दोनों स्टेप्स को एक साथ लिख दिया कि भाई HX है और यहाँ पे ये। अब अभी भी इसमें अनसेचुरेशन बाकी है, पाई बॉन्ड बाकी है, तो फर्दर आगे भी एक HX यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब जो आगे मैं HX ऐड कर रहा हूं ना, उसको थोड़ा सा आपको थोड़ा समझाने के लिए मैं आपको उसको 2 स्टेप्स में ऐड करके बताता हूं, और फाइनली फिर मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आप ऐसे ध्यान रखो, ताकि एल्काइन का, देखो एल्कीन पे मेन एप्लीकेशन होती है, क्यों, क्योंकि एल्कीन पे क्वेश्चन बन गया तो हमें केवल और केवल एल्काइन पे उसको अप्लाई करना रहता है। तो आप जब क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे शीट से या रेस में, जो भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, उसमें रेयर कोई क्वेश्चन एल्काइन पे मिलता है, क्योंकि एल्काइन पे आप जैसे मतलब आपको लगेगा मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन को मिल गए तो मिल गए, बाकी सारा क्वेश्चन बैंक बताओ किस पे बेस्ड है, एल्कीन पे। क्योंकि एल्कीन पे आपने जैसे कॉन्सेप्ट सीखा बस उसको कॉपी करना है और उस पे अप्लाई, तो इसलिए एल्काइन वगैरह का इन सब का इतना ज्यादा कोई वो एप्लीकेशन वगैरह कम ही इसमें आता है। अब यहाँ थोड़ा सा देखो, मैं एक बात समझाने के लिए यहाँ पे, कि यहाँ से क्या होता है कि आपने लिया H+, है ना, HX को मैं 2 स्टेप्स में ऐड कर रहा हूं, फिर फाइनली हम लोग एक कंक्लूड कर लेंगे कि ऐसे आप ध्यान रखिएगा, ये H+ जो है, मैं इस पे यदि H+ लगा दूं तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां पे H लगा दूं तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा, है ना, इस तरह से ये। तो देखिए यार मैंने क्या किया, यहाँ RC ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे मैं H लगा रहा हूं एक बार, तो बताओ ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3, एक कार्बोकेटाइन। तो ऐसा ये अपने आपस में समझने के लिए है, क्वेश्चंस हमारे से पूछेगा तो तुरंत बना डालेंगे। और यहाँ दूसरा देखिए, यहाँ क्या है, RCH, ये X, ये CH2, और बताओ यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब यार बच्चों एक बार थोड़ा सा देखिएगा,
यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया गया कि ये वाला जो कार्बोकेटाइन होता है ये मोर स्टेबल होता है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा समझना। देखो, एक तो इसमें क्या रहता है कि जो ये एल्काइल ग्रुप होते हैं ना, इन एल्काइल ग्रुप का प्लस एच ऑफ एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप्स जो है ना, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जो है उनका, एल्काइल ग्रुप्स का इनका प्लस एच इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है जो कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर। चलिए, दूसरा ये हो जाएगा कि प्लस आई ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, इन दोनों का प्लस आई। यहाँ पे ये जो हेलोजन है ना, हेलोजन, इसका प्लस एम इफेक्ट आता है, प्लस एम ऑफ एक्स। ये तीन फैक्टर तो ऐसे होते हैं जो इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर रहे होते हैं। और एक फैक्टर कौन सा, माइनस आई, एक बार देखिएगा, हाँ आ रहा है बोर्ड पे, माइनस आई ऑफ एक्स। ये वाला फैक्टर ऐसा है जो इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कम करता है। लेकिन ये तीनों फैक्टर्स मिलके इस वाले फैक्टर पे डोमिनेटिंग हो जाते हैं, और ये वाला कार्बोकेटाइन यहाँ पे क्या होता है, मोर स्टेबल यहाँ होता है। देखो 2 डिग्री कार्बो, दोनों तरफ से प्लस आई, ये यहाँ पे 1 डिग्री आया। अब जैसे देखो, कोई स्टूडेंट बोले कि सर यार मेरे को ये सब में नहीं पढ़ना है, कोई बात, कोई टेंशन नहीं, बस आप यहाँ देखिएगा। पहले मैं इसमें एक फाइनल प्रोडक्ट बनाता हूँ कि x माइनस यहाँ जाएगा, एक बार आप समझ सकते हैं यार बच्चों, देखना, यहाँ पे x जाएगा और यहाँ पे हो गया ये x, यहाँ पे ये x, और यहाँ पे ये CH3, ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से बना। तो बताओ ये प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, मेजर। अब अपन एक काम करते हैं, ये तो आपस में आपके और मेरे बीच की बात है कि हमने ऐसे समझा। अब हम बात करते हैं कि यदि पहले उसका भी एक बार प्रोडक्ट बना लेंगे, लेकिन एक बार सभी स्टूडेंट लिखना बंद करके मेरी बात को सुनेंगे कि आपको एल्काइन वाला क्वेश्चन कभी आए और तुरंत बनाना है, तो देखो क्या करना है, ध्यान देना बच्चों। देखो सुनो सुनो एक बार, देखो ये जो एल्काइन है इसमें मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, बताओ यहाँ पे किस पे बन रहा है, फर्स्ट पे। तो इस पे बताओ कौन जाएगा, x माइनस, है ना, और मैंने ये बना दिया। आप हमेशा एक बात ध्यान रख लो कि पहली स्टेप में जहां न्यूक्लियोफाइल चला गया ना, एक बार x माइनस जहां पे लग गया नेगेटिव पार्ट, अगली स्टेप में भी x माइनस वहीं पे लगेगा। क्यों, क्योंकि देखो पहली बार में ये यहां गया क्योंकि यहां मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा था, तो अगली स्टेप में भी मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन वहीं बनता है। तो हम लोग इतना सब कुछ नहीं करके दिमाग में देखो क्या रखेंगे कि बताओ एल्काइन पे कितनी बार अटैक होगा रिएजेंट का, 2 बार। और जो अटैकिंग स्पीसीज है उसका नेगेटिव पार्ट पहली बार जहां पे चला गया एल्काइन में, बताओ अगली बार भी कहां जाएगा, वहीं पे जाएगा फॉर मेजर। बात खत्म। फिर हम लोग ये सब ठीक है, मतलब कुछ बच्चे अभी कंफर्टेबल हो सकते हैं, जो कंफर्टेबल इनमें मान लीजिए थोड़ा लगता है, कोई बात नहीं, जैसे जैसे पढ़ेंगे हो जाएंगे, तो टेंशन वाली ये बात यहाँ नहीं है। अब यहाँ ये बना मेजर। अब मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं कि जब नॉमेनक्लेचर पढ़ाते हैं 11th में, तो एक बात बताते हैं कि एक कार्बन पे 2 ग्रुप लगे रहे, मैंने आपको थोड़ा सा उस टाइम भी बताया था, तो उस पोजीशन को जैम बोलते हैं। तो यहाँ पे इनका जो जनरल नेम है ना वो हो जाएगा जैम डाई हैलाइड। देखो ये इसका आईयूपीएसी नेम नहीं, आईयूपीएसी नेम तो डिपेंड करेगा यहाँ कार्बन कितने हैं। मान लीजिए यहाँ मिथाइल होता तो इसका आईयूपीए, और यहाँ Cl लगा होता तो 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। यहाँ पे ये तो इसका इंडिविजुअल नेम हो गया, ये हो गई एक कैटेगरी कि जेम डाई हैलाइड, मतलब जेम डाई हैलाइड का मतलब ये हो गया कि जब हेलोजन एटम्स दोनों के दोनों एक ही कार्बन से अटैच्ड हों, तो ऐसे केस में इसको क्या बोल देंगे, जेम डाई हैलाइड, है ना। कोई भी 2 ग्रुप एक कार्बन पे अटैच्ड हो तो जैम टर्म काम में लेते हैं। हमने हैलाइड यहाँ पे इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 हेलोजन यहाँ पे। तो आप इसको लिख लीजिए, इधर उधर उस वाला प्रोडक्ट को हम लिख लेंगे। ये मेजर प्रोडक्ट यहाँ बना जैम डाई हैलाइड। जैम का मीनिंग आपको यहाँ, जैम डाई हैलाइड मतलब 2 हेलोजेंस आर अटैच्ड ऑन सेम कार्बन, तो उसको जैम डाई हैलाइड यहाँ, 2 हेलोजेंस आर अटैच्ड ऑन सेम एटम, तो वो उस टर्म को हम लोग बोलते हैं जैम डाई। जेम डाई हैलाइड के लिए लिख लो 2 हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड ऑन सेम कार्बन। 2 हेलोजन, जेम डाई हैलाइड किसको बोलेंगे, 2 हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड ऑन सेम कार्बन। एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन एटम्स अटैच्ड हो तो उसको हम लोग जेम डाई, ये एक जानकारी के लिए कि भाई हमसे
जेम डाई हैलाइड वगैरह कहीं कुछ लिखा हुआ है तो हम इस तरीके से ये दे सकते हैं, है ना। तो हम लोग यार ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस से फ्री होके कि एक बार जहां न्यूक्लियोफाइल चला गया, अगली बार भी उस नेगेटिव पार्ट को उसी कार्बन पे लाके यहाँ मेजर यहाँ बना। अच्छा, अब देखो कुछ प्रोडक्ट ये भी बनेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ ये लिख लेना कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ है, और ये सब आप समझ सकते हैं, ये X माइनस, और यहाँ पे RCH, यहाँ CH2, यहाँ X, यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है वो माइनर प्रोडक्ट यहाँ पे बना। अब देखो क्या है कि वो आपस में एडजेसेंट पोजीशन, पास पास वाले कार्बन पे दो हेलोजन हो, तो इस पोजीशन को विसिनल बोलते हैं हम लोग। बिना कोल तो हम तब बोलेंगे जब OH लगा हुआ हो, है ना। तो इसको हम लोग, मतलब ये पोजीशन का नेम है विसिनल। अब यहाँ दो OH है तो क्या बोल देंगे, विसिनल डाइऑल। बोलो यार, ये है ना, वो एडजेसेंट पोजीशन, पास पास वाले कार्बन पे दो OH लगे हो तो विसिनल डाइऑल, और पास पास वाले कार्बन पे दो हेलोजन लगे हो तो बताइए क्या बोल देंगे हम लोग, विसिनल डाई हैलाइड। तो यहाँ पे ये टर्म हो जाएगा कि टू हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स। एडजेसेंट जस्ट पास पास वाले कार्बन एटम पे टू हेलोजन एटम यहाँ पे अटैच्ड। लिखो, देखो मैं लिखवा देता हूं, ये रेस्पेक्टिव पोजीशन को बता रहे हैं और कुछ। टू हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम्स। विसिनल के लिए आप ऐसा लिख सकते, टू हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड ऑन एडजेसेंट कार्बन। एक्चुअली क्या है, देखो, चाहे आप आईआईटी प्रिपेयर कर रहे हो, कोई स्टूडेंट नीट प्रिपेयर कर रहा हो, जो भी, लेकिन चाहे अपना ऑब्जेक्टिव पैटर्न एग्जाम हो, है ना, इसको इसको लिख चुके हैं क्या फिर एक बार, है ना। टू हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट एट एडजेसेंट एटम। देखो, अपने इस क्लास में क्या किया करो, जैसे मैंने कोई बात समझाई तो साइड में अपने हिसाब से, है ना, कुछ, है ना, अपने हिसाब से उसको लिख लो कि सर ने इसमें ये ध्यान रखना है, ये तभी अपने नोट्स जो होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि अपनी कॉपी में अपन क्या करते हैं कि किसी क्वेश्चन पे मैंने बोला देखो ऐसे ध्यान रखना, तो हमें ये वेट नहीं करना चाहिए कि अच्छा सर क्या लिखवाते साइड में कि अच्छा इसमें हमें ये बात, कई बार होता है ना, जैसे किसी सब्जेक्ट में किसी सर ने कोई ट्रिक बताई डायरेक्ट, तो अब उसको क्या किया, तुरंत साइड में, मतलब थोड़ा गैप दे दे के नोट्स लिखो। नोट्स हमेशा अच्छे बनते हैं यदि हम प्रॉपर गैप दे दे के बनाए, और फिर साइड में क्या उसका हिंट कुछ लिखते चलो कि अच्छा ऐसे ये बताया तो नोट्स यहाँ पे ही। चलो, मैं एक बात बीच में बोल रहा था, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चाहे आप जैसे अपन स्कूलिंग करें, आईआईटी का प्रिपरेशन करें, या जे मतलब कुछ भी, अपनी जो बेसिक लर्निंग है ना, बेसिक लर्निंग क्या होती है कि हम लोग चाहे 6th क्लास में हो, 7th क्लास में हो, हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमें कुछ वर्क मिला होता था जैसे साइंस में, सोच और जो भी, तो जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, जैसे मैथ्स में कोई क्वेश्चन मिला हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन जहां डेफिनेशन वाली बात थी या जहां पे याद करने वाली बात थी, हम सबसे पहले उसको क्या करते थे, याद करते। और याद कैसे करते, एक बार बोले, दो बार बोले, या लिख के याद किए, या फिर ऐसे भी होता है कि भाई मदर ने जैसे कॉपी ले ली, चलो ये बोलो वो बोलो, है ना, और थोड़ा प्रेशर भी रहता है वो तो, क्योंकि गलत किया कि, है ना, होता है ना ऐसे, तो बिल्कुल याद हो जाता है वो। हम लोग क्या करते हैं जब इस माहौल में आते हैं ना ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो उस बेसिक लर्निंग को छोड़ देते हैं। हमें ये लगता है कि यार अब तो मैं साइंटिस्ट बन गया, क्यों, क्योंकि मैंने साइंस ले लिया, है ना। तो अब तो ऐसा होना चाहिए कि कॉन्सेप्चुअल, आप हर चीज को कॉन्सेप्चुअली क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक चीज दूसरी से अटैच्ड है, वो चीज उससे अटैच्ड है। तो उसको पढ़ने के लिए अब आपने 11th में आए या 12th में आए और आपने केवल साइंस ले लिया तो इसका मतलब आपको सब कुछ आ गया, नहीं। अभी तो आपकी जस्ट स्टार्टिंग है, तो बातें बहुत सारी होती है। तो हमें चीजें याद, जैसे रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन, अब आपको याद नहीं है तो नहीं कर पाएंगे आप। कुछ बच्चे इसमें एडजस्ट नहीं होते, याद करूं सर मैंने तो साइंस लिया, अरे, है ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अपनी जो बेसिक लर्निंग है ना, जैसे जेम डाई हैलाइड किसी बच्चे से पूछे सर मुझे तो आता ही नहीं है, तो इसका मतलब उसने क्या किया, याद नहीं किया उस चीज को। बोलो यार, क्लियर है ये वाली बात। तो आपको क्या है, जो बेसिक लर्निंग है उसको दिमाग में ये रखना है कि यार जो चीज क्वेश्चन का, अब जैसे इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बना वो मुझे नहीं याद करना, वो तो मुझे सॉल्व करके बताना, लेकिन उसके रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है, कब रीअरेंजमेंट होगा, कब नहीं होगा, कैसे होगा, ये मुझे आना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं, यहाँ एल्काइन में बस एक बात से यहाँ पे बात खत्म हो गई कि जहां पे पहली स्टेप में न्यूक्लियोफाइल चला गया, अगली स्टेप में भी न्यूक्लियोफाइल को या नेगेटिव पार्ट जो है उसको वहां ले जाओ, एंड बात यहाँ पे खत्म। अब यहाँ पे अगला देखिए, एक पॉइंट लगा के यहाँ पे लिखिएगा कि अपने पास है एक एल्कीन, और
हाँ ये भी यहाँ पे क्या है, जैसे एक तो क्वेश्चंस होते हैं या फिर थ्योरी पॉइंट्स होते हैं या कोई इंफॉर्मेशन होती है, तो एक नोट लगा के उसी में एक पॉइंट लगा के आप यहाँ पे लिखिएगा कि एक आपके पास है एल्कीन और एक आपके पास है एल्काइन, और यहाँ पे इनमें हमें बात करना है रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कि आपके पास एक एल्कीन है, एक एल्काइन यहाँ पे है, एक एल्कीन है एक एल्काइन है, एंड क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि बताओ यदि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराया जाए, बताओ इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड चाहिए। आप बताओ आपको क्या लगता है एल्कीन एल्काइन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए मोर रिएक्टिव यहाँ पे कौन होना चाहिए? तो अब जैसे आपने जो आंसर दिया ना एल्काइन, वो क्या समझ के ये होता है कि सर उसमें तो एक पाई बॉन्ड है, यहाँ दो पाई बॉन्ड है, ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो इलेक्ट्रोफाइल इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन एक्चुअल में आंसर इसमें क्या रहता है, एल्कीन यहाँ पे ये रहता है। तो इसको पहले नोट करो, अब इसका एक्सप्लेनेशन हम लिखते हैं, है ना। कि एल्की आपसे कोई पूछे कि एल्कीन एल्काइन में कौन मोर रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो आपको आंसर करना है एल्कीन। लेकिन अब आता है कि क्यों ऐसा, कैसे हम समझा सकते हैं। देखो जब भी हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं ना, रिएक्टिविटी मतलब कौन तेजी से रिएक्ट करता है, उसको रेट ऑफ रिएक्शन, कितना तेजी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, वो डिपेंड करता है रेट डिटरमिनिंग स्टेप पे, जो सबसे स्लो है। बताओ आरडीएस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में कौन बन रहा होता है, कार्बोकैटायन। यहां तक समझ में आया, कार्बोकैटायन। अब यार बच्चों गौर करना यार, यहां पे क्या होता है कि यदि मैं एल्कीन की बात करूं तो यहां पे जैसे यदि मैं एक कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल को लगा दूं तो ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा, ये वाला कार्बो, और यहाँ पे ये वाला, है ना, इस तरह से। और यदि मैं यहाँ पे कार्बोकैटायन, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराऊं, किसी भी एक कार्बन पे करा दीजिए इलेक्ट्रोफाइल का, देखो ये तो बोर्ड, ये डॉट और कुछ नहीं लगा है ना, ये समझते, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लगा हो, तो यहाँ पे ये बना कार्बोकैटायन। अब ये एक तरह से ये कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे चक्कर क्या पड़ेगा, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा साइड में समझा देता हूँ, 11th वाली बात है, इसलिए मैं क्लास में एक बार यहाँ पे इस वाली बात को समझाने के लिए देखो कि एक क्वेश्चन, अब ऐसी बातों को हम साइड में लिखेंगे कि भाई मुझे ये समझाना था, लेकिन थोड़ा सा कुछ 11th में जो हमने पढ़ा वो काम आ रहा है, तो इसके लिए फिर मैं तो पहले आपको समझाता हूँ फिर आप देखिएगा। देखो जैसे इस तरह का एक कार्बोकैटायन हो और इस तरीके का कार्बोकैटायन हो, डबल बॉन्ड CH+, और इस तरीके का कार्बोकैटायन, है ना, जैसे यहाँ पे ये साइड में हम समझने के लिए इसको ये बता रहे। चलो मैं आप लोगों से पूछता हूं जिन बच्चों ने यदि इसके बारे में जानकारी रखते हैं कि यदि मैं यहाँ स्टेबिलिटी की बात करूं, फिर बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही, है ना। 1 2 3 यहाँ पे इस तरह से आंसर किया जाता है, ये हम लोग कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी में पढ़ते हैं। अब उस बात से हमें इसको एक्सप्लेन यहाँ पे करना रहेगा। देखो यहाँ क्या है यार, ये नहीं, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, ये ऐसा बोलना रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, जैसे इंटरमीडिएट जो होते हैं ना, इंटरमीडिएट के रिस्पेक्ट में तो ये होता है जितना स्टेबल इंटरमीडिएट होता है ये रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। तो वो इंटरमीडिएट के रिस्पेक्ट में इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे हमने ये कर्व बनाया, ये है इंटरमीडिएट, और ये जो रिएक्टेंट है ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करता है एक, जिसको बोलते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। ये काइनेटिक्स में आप पढ़ोगे कि रिएक्टेंट एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करके प्रोडक्ट तक जाता है। तो जितना स्टेबल इंटरमीडिएट होगा ये एक्टिवेशन एनर्जी उतनी ही कम होती जाती है, मतलब कम एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है रिएक्टेंट को। तो जितना स्टेबल इंटरमीडिएट होता है रिएक्शन उतना ही फास्ट होती है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी बैरियर जिसको क्रॉस करके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसको बोल रहे होते हैं। चलिए जी यार बच्चों यहां समझना कि यहाँ पे ये देखो sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन एटम है, ये sp2 है यहाँ पे, एंड ये sp। और अपने को एक बात पता है कि s कैरेक्टर यदि ज्यादा होते हैं तो बताओ क्या ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव।
तो इस वजह से यहाँ पे इसका तो प्लस आई इफेक्ट लग रहा होता है, लेकिन इनका फिर माइनस आई इफेक्ट लगने लग जाता है, क्योंकि अपनी तरफ कार्बन को अपनी तरफ यहाँ पे खींच रही होते हैं। लेकिन चक्कर पता है क्या है यार, जब हम लोग किसी पुरानी बात को सीखने की कोशिश करते हैं ना, तो केवल इतनी सी बात से हम लोगों को तुरंत ऐसा नहीं होगा कि सीखने में आ गया। क्यों? क्योंकि एक बात दूसरी से अटैच होती जाती है। मैं यहाँ पे सब बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि ये एक तरह से यहाँ पे ये वाला कार्बोकेटाइन है और ये वाला कार्बोकेटाइन, ट्रिपल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज, उसकी स्टेबिलिटी और भी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन, s कैरेक्टर 50% आ गया, इसका माइनस आई और ज्यादा लगने लग जाता है, इसकी स्टेबिलिटी को बहुत कम यहाँ पे ये कर देगा। तो एक्चुअली क्या है देखो यार, कि इन दोनों कार्बोकेटाइंस में ये वाला कार्बोकेटाइन क्या है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। और जब कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा, इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा, रिएक्शन देखो है ना, इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा उसके बनने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी, रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। तो बताओ एल्कीन एल्काइन में मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कौन होता है? बताओ एल्कीन। बताओ क्यों? क्योंकि उसमें आरडीएस में मोर स्टेबल क्या बन रहा होता है? कार्बोकेटाइन। तो आप यहाँ पे एक काम करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन ये दोनों लिखो, इसके नीचे लिखो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, और ये चाहे तो साइड में ऐसा लिख सकते हैं कि जो ये डिफरेंट कार्बोकेटाइंस हैं उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस तरह से पढ़ा जाता है जब जीओसी में हम लोग बात करते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा इनको लेके चल सकता हूँ यार, है ना, लेकिन आप समझते हैं कि अपने को आगे भी थोड़ा बढ़ना यहाँ पे ये रहता है, तो ये सब थोड़ा चक्कर यहाँ पे ये। एल्कीन एंड एल्काइन में यदि हम लोग रिएक्टिविटी की बात करेंगे, तो जो एल्कीन होगा वो एल्कीन जो होगा एल्काइन के कंपेयर में मोर रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि एल्कीन में जो इंटरमीडिएट बनता है ड्यूरिंग रिएक्शन, वो क्या हो जाता है यहाँ पे? मोर स्टेबल बनता है। एल्काइन में इतना स्टेबल नहीं बनता है, और यहाँ पे एक तरह से एक स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है, वो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम लोग इस तरीके से यहाँ पे ये बता सकते हैं। आप नोट कर लें तो बता दीजिएगा, मैं थोड़ा आगे बढ़ूं फिर यहाँ पे, है ना। हाँ, कर लिए नोट, है ना। हाँ चलिए, यहाँ पे साइड में ये थोड़ा सा इस बात को यहाँ पे नोट कर सकते हैं, तो इससे हम लोग इसको समझ सकते हैं। चलिए अब देखो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ। हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे शायद, है ना। एक क्वेश्चन का सीक्वेंस थोड़ा बनाते हैं ताकि कभी कभी बात हो भाई इस क्वेश्चन में कोई 6 हो गए थे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे ऐसा है, CH2 CH CH2 CH2, यहाँ पे, और यहाँ पे ये आ गया C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पे मैंने ले लिया HBr, और यहाँ लिख दिया वन इक्विवेलेंट। देखो EQ डॉट लिख देते हैं, वन इक्विवेलेंट का मतलब ये एक बार रिएक्ट करेगा, है ना। ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। इक्विवेलेंट, वन इक्विवेलेंट मतलब एक बार रिएक्शन किया और खत्म हो जाए, फिर बाद में बचेगा ही नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन पता है क्या है यार, इस क्वेश्चन में क्या किया आपको, यहाँ पे एरो के नीचे लिखा है वन इक्विवेलेंट। देखो ये है डबल बॉन्ड, ये है ट्रिपल बॉन्ड। आपने जो अभी पढ़ा तो आपको जानकारी हुई कुछ, एक इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। बताओ ये डबल बॉन्ड को सेलेक्ट करेगा या ट्रिपल बॉन्ड को करेगा? क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए मोर रिएक्टिव कौन होता है? डबल बॉन्ड, यानी एल्कीन यहाँ होता है। बिल्कुल सही बात। अब चलो यार ये बताओ, यहाँ पे ये कार्बन एटम 1, यहाँ 2, बताओ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा? 2 पे। उस पे किसको लगा दें अपन? Br को लगा दें। चलिए बिल्कुल सही बात, यहाँ पे इसका आंसर लिख लीजिएगा, और रीजन आप लिख सकते हैं इसमें, यहाँ Br, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड CH, कि यदि वन इक्विवेलेंट इसका हमने लिया है और एक सेलेक्ट हमसे करवा रहा है, तो ऐसे केस में मतलब यहाँ पे ये आंसर क्यों आया, इसके नीचे साइड में आप लिख लेना, क्योंकि डबल बॉन्ड जो होगा ट्रिपल बॉन्ड के कंपेयर में मोर रिएक्टिव होता है, इस वजह से यहाँ पे ये वाली बात है, डबल बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, इस वजह से यहाँ पे ये वाली बात। अब यहाँ जो अगला क्वेश्चन है वो ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब यदि
आपको ऐसी बात कोई पूछ ले तो फिर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बेस्ड है। क्या इंफॉर्मेशन, मैं आपको बताता हूँ। देखिए 8th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मैं नहीं इसको कह रहा हूं, क्योंकि जब इस तरह की इंफॉर्मेशन जब रहती है ना, तो फिर यह है कि याद करना है उसको, तो फिर कोई मतलब टोटल इंफॉर्मेशन बेस्ड, हाँ कॉन्सेप्ट है उसमें, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा तो अपने को फिर इस तरह का क्वेश्चन मिले। देखो इस बार जो है ना, इस बार यहाँ पे इस तरीके का रिएक्टेंट है, और यहां फिर से HBr ले लो, HCl ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वन इक्विवेलेंट मतलब एक बार ये रिएक्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पहले सुनेंगे फिर आप नोट कर लीजिएगा, है ना। देखो होता क्या है, यहाँ पे हमने जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ वो इस बेसिस पे बता रहा हूँ कि यहाँ ऑब्जर्व क्या हुआ, मतलब ज्यादा जो मिला ना उस पे। बताओ इन जनरल तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, डबल बॉन्ड, और उसकी वजह से एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव, हमने ये क्वेश्चन किया भी। लेकिन यार बच्चों पता है यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट अपने को ऑब्जर्व हुआ वो ये वाला यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ। मतलब बताओ डबल बॉन्ड की जगह HBr किससे कनेक्ट हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। अब इसके पीछे रीजन यहाँ पे ये था कि एक्चुअली जो प्रोडक्ट है ना, देखो डबल सिंगल डबल, बताओ इस प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस। तो एक्चुअली क्या है कि ये प्रोडक्ट, देखो यदि आपने HBr को यहां कनेक्ट कर दिया होता तो प्रोडक्ट फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड खत्म हो जाता, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बचा रहता। तब क्या रेजोनेंस होता क्या प्रोडक्ट में, नहीं। अभी प्रोडक्ट में यहाँ रेजोनेंस, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट अपने को ज्यादा मिला, मेनली ये प्रोडक्ट बना। उसके पीछे लॉजिक ये है कि यहाँ रेजोनेंस स्टेबिलाईज होने की वजह से, ये रेजोनेंस स्टेबिलाईज्ड प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में इन दोनों पाई बॉन्ड्स के बीच में रेजोनेंस हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे ये प्रोडक्ट मोर स्टेबल है, इसलिए इसके बनने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा यहाँ पे, है ना। तो ये थोड़ा सा फिर यदि, अब अच्छा यहाँ क्यों नहीं किया, क्योंकि यदि यहाँ करते तो रेजोनेंस के लिए दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड का गैप यहाँ होना चाहिए, कि डबल, हाँ कॉन्जुगेशन होना चाहिए, डबल सिंगल डबल यहाँ पे। तो यहाँ पे मेजर क्यों बनेगा, इसका रीजन आप यहाँ लिख लो, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये रेजोनेंस चलिए क्या कुछ कह रहे हैं बताइए। हाँ BR कर लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ा सा क्योंकि इनको काम में लेते रहते हैं ना, HBr H इन सबको, तो थोड़ा सा ये चक्कर पड़ा है ना। नहीं नहीं, आप इससे रिलेटेड कुछ पूछ रहे हैं, अच्छा वैसे हाँ बताइए क्या पूछ रहे हैं। नहीं उसमें लोन पेयर हुआ है, जैसे मान लीजिए ये है ना, कुछ ऐसा डाउट है तो हम अलग से भी पूछ सकते हैं ना क्लास के बाद में ये सारा, लेकिन मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है तो डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होगा, है ना, यहाँ पे ये। तो आप एक काम करिएगा, कोई भी कॉपी में बनाइएगा स्ट्रक्चर, और कभी भी ये हो कि इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा या कुछ भी है, तो वो बिल्कुल रेजोनेंस स्टेबिलाईज्ड प्रोडक्ट है, इसलिए यार बोलो यार ये समझ में आया क्या आपको, है ना। चलो यहाँ पे ये वाली बात हुई यहाँ पे, जिसमें कि ये क्वेश्चन यहाँ पे ये सॉल्व हुआ। हम लोग पढ़ रहे हैं ऐसी रिएक्शंस, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस में पहला एग्जांपल हमने कवर किया HX, है ना, एडिशन ऑफ HX, उस पे क्वेश्चंस वगैरह सारे हमने ये बनाए। अब आप हेडिंग डालिएगा एडिशन ऑफ H3O प्लस, H3O प्लस, एडिशन ऑफ, मतलब एडिशन ऑफ HX वो हेडिंग था, अब हेडिंग हो गया एडिशन ऑफ H3O प्लस। देखो H3O प्लस क्या होता है कि आप पानी लो, है ना, वाटर आपने लिया और उसमें जरा सा एसिड मिला दिया, तो जो एसिड है ना H प्लस, वो वाटर के साथ इंटरेक्ट होके कौन सा आयन बनाता है बताओ, H3O प्लस, H3O प्लस आयन। ये आपको पता है कोई स्टेबल आयन तो होता नहीं है ना, क्योंकि ऑक्सीजन अपने आप पे पॉजिटिव चार्ज पसंद करता है नहीं, पानी में बस ये बना रहता है ना। पानी में आपने एसिड मिला दिया तो वहां बन गया, बस वैसे कोई ऐसा स्टेबल कैटायन नहीं होता है कि इसके कोई सॉल्ट मिलते हैं कि ये बनते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो रिएजेंट, रिएजेंट मतलब जो रिएक्शन के लिए मिलाते हैं, वो हम लोग यहाँ H प्लस विद वाटर ऐसा आपको लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर H प्लस का मतलब हमने कोई एसिड मिलाया था, कई बार एसिड का केवल H प्लस रिप्रेजेंट कर देते, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि H प्लस वाटर से रिएक्ट करके बताओ क्या बना देगा, H3O प्लस। बोलो यार, है ना।
या फिर इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं कि डाइल्यूट H2SO4। बताओ डाइल्यूट मतलब क्या? पानी, है ना। डाइल्यूट मतलब यहाँ पे जैसे पानी है और उसमें H2SO4 मिला है, तो H2SO4 अपना क्या दे देगा? H प्लस, और क्या बन जाएगा? जैसे मतलब इस तरह की स्पीसीज यहाँ पे H प्लस विद वाटर चाहिए, मतलब पानी में आप H प्लस मिला के और फिर उसको यहाँ पे काम में ले रहे हैं, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ये चाहिए होता है। अब यहाँ रिएक्शन कैसे होगी वो वाली बात देखते हैं, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा ये यार कि जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2, ये बताओ यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कौन? बताओ H प्लस, बोलो यार क्या है? H प्लस। H प्लस का नाम आते ही कौन से टाइप की मैकेनिज्म दिमाग में आएगी? मैकेनिज्म A। और मैकेनिज्म ए का नाम आते ही बस वो सब कुछ वही कहानी की प्योर, है ना, वही सारी की सारी वो हमने सबने लिख रखा है एक बार, तो है ना, वो सारी की सारी बात। तो देखिए यहाँ पे आया H प्लस, H प्लस ने यहाँ पे ये अटैक किया, तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन अपन ने बना लिया यहाँ पे ये, और यहाँ पे हो गया ये CH, यहाँ पे ये वाला ये हो, और अब यहाँ जैसे ये बन गया मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, और अब इसमें रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी है तो वो करा दीजिएगा। अब यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? H2O। H2O यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, H2O क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, अटैक करेगा तो यहाँ पे ये CH, ये CH3 यहाँ पे, और यहाँ देखो ये O, यहाँ H, यहाँ H, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज ही आया। एक बार लिखने के लिए इतना लिखते हैं, फिर डायरेक्ट इसको कि भाई H2O अटैक करे तो फिर फाइनली क्या होगा? ये यहाँ से यार अपना H प्लस रिलीज करेगा, और इसने H प्लस रिलीज किया यहाँ से, तो यहाँ ये हो जाएगा RCHOH यहाँ पे ये बन जाएगा। अब एक बार मैकेनिज्म के लिए हमने इतना लिख लिया, बाकी हम तुरंत क्या ध्यान रखेंगे कि बताओ वाटर यदि अटैक करे, वाटर यदि अटैक करे तो बताओ यहाँ पे कौन सा ग्रुप ऐड हो जाएगा? ओवरऑल OH। H2O अटैक करे तो कौन सा ग्रुप ऐड हो जाएगा? OH ऐड, है ना, इस तरह। ये बताओ यार कि हमने इससे पहली कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी? HX, ठीक है, उसमें पहला स्टेप सेम था यहाँ तक, ये है ना, रीअरेंजमेंट भी सेम है। अब अंतर क्या है कि उसमें कौन अटैक कर रहा था? यहाँ पे X माइनस, और यहाँ कौन अटैक कर रहा है? H2। H2 अटैक करेगा तो क्या आ जाएगा? OH। बिल्कुल सेम टू सेम वो, क्योंकि मैकेनिज्म ए आते ही हमें सब कुछ क्लियर है यार कि हमें इलेक्ट्रोफाइल ओ कार्बोकेटाइन बनाना है एसाइक्लिक, उसका रीअरेंजमेंट करा देना है पॉसिबल है तो, और उसके बाद में न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा देना है, प्रोडक्ट यहाँ बन जाना। तो इसका मतलब सेम टू सेम रिएक्शन। थोड़ा सा आपने, मैंने आपको कहा था ना कि एक बार आपने मैकेनिज्म पे पकड़ बना ली तो फिर उसके बाद में ये सब क्वेश्चन बहुत आसान ये हो जाते हैं। एक बात और, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप घर से सॉल्व करके लाइएगा, हम रेस नंबर 2 यहाँ सॉल्व करेंगे, और मैं शीट के कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उनको हम लोग हर क्लास में डिस्कस करेंगे यार, जिससे क्या रहेगा, थोड़ा थोड़ा करंट टॉपिक के साथ ये प्रैक्टिस में है। देखो यार मैं एक बात क्लियर कर दूं, हालांकि इन सब पे आप ध्यान, कि जो HSO4 माइनस, कई बार ये हो जाता है कि सर यहाँ पे जो, कि जैसे मान लीजिए मैंने H2SO4 काम में लिया, और H2SO4 काम में लिया तो H प्लस तो उसका यहाँ आ गया, बच गया फिर HSO4 माइनस, तो वो फिर यहाँ अटैक करके यहाँ पे नहीं ऐड होता है क्या? देखो नेगेटिव चार्ज है ना, वो डीलोकलाइज होता रहता है यहाँ पे इफेक्टिवली, तो इतना अच्छा कोई न्यूक्लियोफाइल भी नहीं होता है। और दूसरी बात क्या होता है, ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, आप इसको नहीं, मान लीजिए मैं आपको इसको नहीं भी पढ़ाऊं तो भी एज सच कोई दिक्कत नहीं कि आपको प्रोडक्ट बनाने में दिक्कत आएगी। एक्चुअली पानी बहुत सारा है, तो वो पानी क्या करेगा, इसको सॉल्वेशन कर लेगा। सॉल्वेशन का मतलब ये होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, इसको चारों तरफ से घेर लेंगे, याद है ये सॉल्वेशन। तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स इसको चारों तरफ से घेर लिए ना, तो इस पे इंटरेक्ट नहीं होता है। अब इतना सब कुछ मत दिमाग में लाओ कि यदि हमने डाइल्यूट एसिड काम में लिया तो बताओ इलेक्ट्रोफाइल तो कौन हो जाएगा यार? बताओ H प्लस, और न्यूक्लियोफाइल अगली स्टेप में अटैक करने वाला वाटर। बस मस्त रहो, मस्त रहो। हम जो है ना कि यहाँ HSO4 माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा होता है, तो दूसरे को देने की टेंडेंसी इतना रखता भी नहीं है। साथ ही में वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से घेर लेते हैं उसको, तो इसलिए यहाँ पे वाटर यहाँ पे अटैक यहाँ पे ये करता है। अब अपन एक काम करते हैं, देखो
आप या तो इन क्वेश्चंस को एक साथ लिख के और फिर लास्ट में फिर सॉल्व कर लीजिएगा, या हर क्वेश्चन के बीच में स्पेस रखना चाहें आप। इस तरीके से मैं जो भी आपको क्वेश्चन दे रहा हूं अगली क्लास में मैं यहाँ सॉल्व करूंगा, लेकिन आप ट्राई करके आओगे यार सारे बच्चे, है ना। चलिए 8 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। यहाँ पे यहाँ पे समझ सकते हैं ये करने का वाला, ये कॉपी यहाँ पे है ना। कोई भी जैसे ये लिख लो, ये लिख लो, H3O प्लस लिख लो, इन सभी में रिएजेंट सेम है, तो इन सब क्वेश्चंस पे ट्राई करिएगा। अब आप रेस नंबर 2 निकालिए, इसको इसको लिख लो पहले, है ना ये क्वेश्चंस। अच्छा शीट किसी के पास है, मैं शीट में एक बार होमवर्क देता हूँ, अब यदि किसी भी स्टूडेंट के पास हो। अच्छा इसका ये चेंज कर दिया कवर है, ये बहुत बढ़िया। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो यार आप सभी बच्चे जो है ना अपने इसका इस शीट के होमवर्क के लिए और अपनी एक कॉपी बनाना, ताकि बाद में क्या है कि आप जब इनको एग्जाम टाइम में जब हम इनको जल्दी रिवाइज करना होता है ना, तो वो सॉल्यूशंस एक जगह हो, रफ में सॉल्व करके कहीं भी रख दिए तो बाद में फिर अपना टाइम वेस्ट होता है कि अपन ये। तो आप है ना, मैं थोड़ा 20 क्वेश्चंस में दे रहा हूँ एक्सरसाइज O1 से, आप सभी बच्चे सॉल्व करके लाएंगे ना, है ना। आपको जितने डाउट आए आप मेरे से बात करिए, लेकिन जैसे किसी स्टूडेंट को रीअरेंजमेंट नहीं आता तो वो रीअरेंजमेंट कॉपी से ट्राई करे, यहाँ डाउट पूछने से वो नहीं आता है। डाउट पूछने से हम सब्जेक्ट नहीं सीखते हैं, सब्जेक्ट सीखते हैं क्लासेज अटेंड करने से। डाउट में तो भाई आपने ट्राई किया और फिर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बना, बस वो वाली बात हो जाती। तो 20 क्वेश्चंस में दे रहा हूं शीट से, ये करंट टॉपिक हम लोग साथ साथ फिर आगे बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे ये करते जाएंगे, है ना। और फिर मैं आगे रोज मतलब थोड़ा थोड़ा अपन मतलब कई बार कंटेंट कवर नहीं हो तो अलग बात है, बाकी शीट 20 क्वेश्चंस सारे बच्चे करके लाएंगे, है ना। एक्सरसाइज O1 1 to 20 है ना, अप टू 20 क्वेश्चन 1 to 20। अच्छा एक बात और है, एक बात और देखो कि जो स्टार्टिंग वाली रेस है 1 to 6, जैसा कि अपन को पता है 11th के टॉपिक से वो है, इसमें क्या रहेगा कि आप जिन बच्चों को 11th के टॉपिक्स में दिक्कत है, तो जैसे मान लो आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेर का क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हैं और आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आता ही नहीं है, तो फिर क्वेश्चन पूछने से भी वो बात समझ में आएगी नहीं। अच्छा आज तो कल कुछ बच्चे मेरे से टाइमिंग मांग रहे थे, तो फिर मैंने क्या आज वो थोड़ा सा मेरा जो स्लॉट ये खाली इवनिंग में 6 o'clock है ना, यदि कोई बच्चा आना चाहे आए, आप थोड़ा पढ़ के आओ, डाउट है तो आप आइएगा, इसके अंदर आपको कोई बात यहाँ आप इसको मोबाइल मोबाइल क्लास में नहीं निकालो, आप क्या करो इसको जैसे होमवर्क है तो इसको लिख लो 2-3 क्वेश्चंस को, है ना, उसके लिए मोबाइल नहीं निकालेंगे। अच्छा सुनिए देखिए, शाम को 6 बजे देखो मेरी 6:45 5:30 तक क्लास है, 15-1 मिनट मान लो मैंने बच्चों को डाउट आउट बताया, 6 बजे इसी बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे, है ना, इसी बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे मैं जैसे जैसे डाउट के लिए आप आओ तो स्टाफ रूम में फैकल्टी बैठे रहते हैं जैसे, है ना, जिनका भी डाउट, तो फिर वो बुला देते हैं यहाँ पे ये, तो जिनको भी मान लीजिए कोई डाउट है जो आपने पढ़ा है, थोड़ा सा क्लासेज वगैरह आपने छोड़ रखी है तब तो चक्कर पड़ सकता है, यदि जैसे मान लो 5-7 स्टूडेंट आ गए और आपको ऐसा है कि आपने क्लास, हाँ क्लास यदि छोड़ रखी है आपने तो उसके नोट्स आप लिखो, उसको पढ़ो और फिर स्पेसिफिक मार्क करके लाओ कि सर ये मुझे नहीं समझ में आया, ये कितना भी बेसिक डाउट हो आप कभी डाउट पे आओ,
तो आपको वो दिमाग में नहीं रखना है कि मैं पहले से पढ़ा हुआ हूं कहीं, फिर मैंने सर से इतना बेसिक। आप पूछने में निश्चिंत रहो मेरे से, कभी भी क्लास में कि बाहर की ये सारा। तो मैं थोड़ा सा पैरेलली इनमें थोड़ा सा मैं ये करता जाऊंगा कि आपको एक्स्ट्रा टाइमिंग देके उसको अपन मैनेज कर पाए। चलिए अब देखो यहाँ रेस में निकालता हूं। रेस नंबर 2 पहली तो अपनी डिस्कस हो गई है। रेस नंबर 2 के आंसर्स दे दिए थे उस दिन क्लास में मैंने, है ना? डाउट वगैरह पे आप आओ तो थोड़ा टाइमिंग का ध्यान रखो। ऐसे नहीं कि आप 7 बजे आए और फिर आपने फिर तो फिर ये हो जाता ना एक टाइमिंग पूरा कि फिर आप शुरू में आ जाओ, आपको जो भी डाउट्स हैं बस पढ़ के आना, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पूछना क्या है ना? आप तो फिर आप इसमें चलो रेस नंबर 2 में आंसर्स आपको मैंने दे ही दिए थे उस दिन, है ना? याद है भाई, आंसर दे दिए थे ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को भी किसी से मैच करने में कोई डाउट हो क्वेश्चन नंबर 1 में, कि जैसे मैच द कॉलम में मेरे से आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई ए को पी से या ए को उससे मैच क्यों किया, या इसको इससे मैच क्यों नहीं किया, है ना? इस तरह का। तो क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, सिक्स्थ क्वेश्चन। आपके पास आंसर्स तो है ना यार? कहीं ऐसा नहीं हो कि आंसर्स नहीं हो उस वजह से नहीं पूछ रहे हो। तो मैं बताऊं आंसर आपको, है आंसर्स? अच्छा, चलो इसको सॉल्व किया है। किसी ने कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए पूरा रेस में, यहाँ पे किसी को भी कोई डाउट हो यहाँ पे। आपने बनाया क्या? अच्छा, आपने नहीं बनाया, कोई बात नहीं। तो बताओ ना, आप घबरा क्यों होते हो, है ना? बता दो भाई अपन। हाँ हाँ, ठीक है। चलो कल करके ले आओगे? पक्का ना कल करके लाएंगे? हाँ, लेकिन अभी है ना, अभी थोड़ी देर बैठेंगे यार, है ना? 5-7, नहीं नहीं, 5-7 मिनट। हाँ, मैं वैसे आपको, मैं कुछ नहीं कर रहा। एक ये वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, रेस नंबर 2 जो है, आप कभी ऐसा हो ना कि जैसे मान लो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ और कभी आपको लगे कि सर बाकी सब्जेक्ट में होमवर्क ज्यादा है, तो कोई बात नहीं, आप बोल दो। लेकिन ईमानदारी से, ऐसा नहीं कि हर बार मेरे को आगे शिफ्ट करते जाओगे, है ना? कि यहाँ पे कभी ऐसा, कभी होमवर्क नहीं नहीं आज की क्लास, अब ऐसा हो कि मान लो 10-15-20 बच्चे करके आते, तब तो मैं डिस्कस करता है यार। तो आप टाइम से जो डिसाइड हो उस दिन करके आओ, लेकिन ज्यादा लोड हो तो आप बोल सकते हो नहीं सर इतना नहीं, कम दे दो वो। अरे आप, ये तो अपने आपस की मैनेज करने वाली बात है ना। तो अपन मिल बांट के कैसे भी बात करके मैनेज कर सकते हो, वो ऐसा तो है नहीं कितना। तो अगले टाइम पे रेस नंबर, एक बार रेस नंबर 2 हो जाए ना, तो मैं रेस नंबर 7 से एक बार लूंगा। बीच बीच ये वाली रेस बीच बीच में कवर करता रहूंगा मैं, ताकि थोड़ा यार 12th वाला पोर्शन मैनेज यहाँ पे ये हो। अब 5-7 मिनट बैठेंगे, मेरे को थोड़ा टाइमिंग ये दे दो, क्योंकि रेस में फिर अगले टर्न पे टाइम जाएगा। ये जो ये वाला क्वेश्चन है इसको सॉल्व करो, लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, यहाँ पे मैं छोड़ दूंगा अभी आपको। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखो मिलके सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ H+ डबल बॉन्ड का अटैक हुआ, डबल बॉन्ड का अटैक यहाँ पे हुआ, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ। एक देखो, दोनों पोजीशंस एक जैसी हैं, तो एक पे हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज लगा। बहुत बढ़िया। तो अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो जैसा इन्होंने बताया, बताओ इस रिंग का क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपांशन। चलिए करिए, देखो आप इसको करके बताइए। शीट में बस एक बार ट्राई करना यार। आप फ्री हैं इस बात के लिए कि आपको कितने डाउट्स हैं, कितना भी इजी डाउट हो, सारा आप मेरे पे छोड़ो। बस बिना ट्राई किए फिर क्लास में फिर वो गड़बड़ हो जाता है ना, कि आप ट्राई भी नहीं करके और क्लास का टाइम, ट्राई करके आओ। थोड़ा सा आपको डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के क्वेश्चन है, कॉपी से ट्राई करो, और कुछ भी दिक्कत आए आप मेरे से बात, है ना? तो अपन वहां पे ये करेंगे। तो अब देखो रिंग एक्सपांशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 और 6 के बीच में बना देंगे बॉन्ड, यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे, ये वाला बॉन्ड मिटा देंगे यहां से। तो अपने को यहां पे ये बताओ, ये कितना मेंबर रिंग हो जाएगी, 6 मेंबर रिंग। और दूसरी 5 मेंबर रिंग के एक कार्बन से कनेक्ट हो जाएगी। और यहां पे जिससे ये कनेक्ट हो रहा है, देखो ये तो बॉन्ड, ये बॉन्ड तो मिट गया यहां से, यहां से ये रिंग कनेक्ट हो गई, जस्ट पास वाले कार्बन पे बताओ क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव।
अब यहां से ये वाली रिंग का क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपांशन। अब जिन बच्चों को है कि सर मेरे को पता कैसे चलेगा, तो रिंग के बाहर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, रिंग के जस्ट बाहर कार्बन, जैसे इस रिंग के बाहर यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था तो रिंग एक्सपांशन हो, यहाँ पे इस रिंग के बाहर जस्ट इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो इसका रिंग एक्सपांशन यहाँ पे ये होके, तो अब देखो यार यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको दिया हमने 1 2 3 4 5 और ये 6, किसके बीच में बॉन्ड बनाए बताओ, 1 6, यहाँ 2 से बॉन्ड टूटेगा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज 2 नंबर पे इसीलिए आता है, और ये मैंने ऐसे बनाया यहां से ये हट जाना है, तो अब इसका मतलब देखो ये दूसरी वाली रिंग भी देखो, ये वाली रिंग जो है यहां से कनेक्ट हो रहा है, जैसे देखो इस वाले बॉन्ड से दोनों रिंग, देखो ये वाले मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं यार, ये काफी सारे ना, ये वाली रिंग एक तो यहां से कनेक्ट है और एक ये यहां से कनेक्ट हो जाएगा, एक बॉन्ड से दोनों की दोनों रिंग। अब डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में जाइएगा, सेम क्वेश्चन मैंने इस तरह का यहाँ पे करा रखा है यहाँ पे, और इस पे यहाँ 2 नंबर पे यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। आपको यदि इसमें दिक्कत है ना यार, आप क्या पेंसिल से बनाओ, मैं तो यहां तक बोलता हूं 1 2 3 4 5 6 हमेशा 1 नंबर पॉजिटिव को देते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट लाइन को पेंसिल से बना दो, और ये जो 2 नंबर ये वाला बॉन्ड टूटता, हमेशा 2 नंबर से बॉन्ड टूटेगा, उसको इरेज कर दो आप, बन जाएगा तुरंत ही। आप क्वेश्चन आपका गलत जाना ही नीचे रिंग एक्सपांशन की वजह से, आप पेंसिल फर्स्ट एंड लास्ट को मिलाओ, सेकंड से बॉन्ड को इरेज कर दो, इस वजह से कोई क्वेश्चन गलत करके आए तो आपको भी अजीब लगेगा कि यार एक ही तो बात होती है इन सब में। अब इसके बाद में लास्ट स्टेप जो होगी, बताइए इसमें कौन अटैक करेगा, यहाँ पे वाटर, है ना, और बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओए, बोलो यार आया समझ में, है ना, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे ये OH यहाँ पे, नहीं थैंक यू के लिए थोड़ा सा रुका ना, मैं आपकी बात मानता हूँ, बस थोड़ा, क्योंकि ये रेस में मेरी अगली क्लास में टाइम जाएगा ना, मैं थोड़ा सा ना मैं टाइम निकालू यार थोड़ा सा ये, है ना। चलो ये बताओ, इसको सॉल्व कर बैठते हैं तो अभी बस, है ना, हाँ सही है ना, करना है। कभी आपकी इवनिंग में क्लास होती है ना 7:15 बजे वाली वो, और नहीं एक्स्ट्रा वेक्स्ट्रा भी ले लेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा ये तो एक जैसे एग्जैक्टली 1:15 पे क्लास छोड़ा तो ऐसा लगता है यार आज तो क्या कर दिया ऐसे, नहीं वो वाला, तो फिर वो मजा है, और लास्ट वाली क्लास तो जब तक 7:45 तक नहीं जाए मतलब लगता ही नहीं ये क्लास भी लिए, है ना। तो लीडर वगैरह में क्या रहता है, लीडर वगैरह की जो बैच रहते हैं ना, उसमें इसी बिल्डिंग में जैसे एक फेज 1 है जो वो इसी बिल्डिंग, तो उनका क्या कई दिनों कई महीनों तक शुरू में लास्ट वाला क्लास रहा। अब लीडर में क्या रहता है कि वो रहता है बिल्कुल रिदम, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन इस पे, तो पता ही नहीं चलता मेरे को कि 7:15 कब क्या बज गए, फिर वहां पे फिर थोड़ा थोड़ा ये एक्सटेंड करके, क्योंकि कंटेंट चाहिए तो थोड़ा टाइम चाहिए। चलो इस क्वेश्चन को करो यार, 12th को अब तक तो करिए देते, H+ का अटैक करा के मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना के, और फिर आप सोचिए रीअरेंजमेंट क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि होगा कि नहीं होगा, होगा तो कौन सा होगा, एक बार ट्राई करिए। आप छोटे मोटे कोई भी क्वेश्चन क्लास में पूछ सकते हो कि सर रीअरेंजमेंट क्यों हुआ, कि क्यों नहीं हुआ, कि यही क्यों करवाया, बिल्कुल आप मेरे से पूछ के तो देखो, मैं कभी नहीं डांटता यार, कुछ भी पूछो आप, कभी भी नहीं, आप पूछो, बस ये है सीखो। चलो अब देखो यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। H+, ये बताओ यार कार्बन एटम 1 और ये 2 कहां पे कार्बोकेटाइन बनाएंगे आप पे, बहुत बढ़िया 1 पे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये मोर स्टेबल, ये बेंजीन रिंग में स्टेबल यहाँ पे ये रहे, यहाँ पे लग जाएगा H, यहाँ पे बन गया कार्बोकेटन। बताओ किसी तरह का कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन है। कौन अटैक करेगा बताइए इस पे, वाटर, एंड वाटर अटैक करके यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे कोई भी डाउट है बात करें आप, बिल्कुल हो जाए, है ना, देखो ये वाली बात है ना, ये मजा आ गया मतलब, है ना। चलो ये लास्ट क्वेश्चन था, है ना, ये लास्ट का, हाँ चलो खत्म, बहुत बढ़िया, चलो है ना ये, और चलो इसको करते करते इस क्वेश्चन, है ना, बस अभी छोड़ता हूँ फिर, है ना, नहीं फिर अगली क्लास में क्या रेस अपन शीट के क्वेश्चन और ये डिस्कस कर लेंगे, तो इनको अभी यहाँ पे खत्म कर देते हैं ना। चलिए जी H+,
ये है ना, ये लो फंदी खत्म करो 10 से। चलो 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 यार, देखो इसको, है ना। हाँ, यहाँ पे ये पॉजिटिव, बताओ यहाँ पॉजिटिव चार्ज कौन से कार्बन पे है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ पे ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, है ना। बताओ क्या करना है? वेरी गुड। यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 1 6 के बीच में बॉन्ड बनाना है, हमेशा 2 नंबर से बॉन्ड को ब्रेक करना है, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ 2 नंबर पे यहाँ पे ये आ जाए। अब इसको थोड़ा फील करो कि 5 मेंबर की जगह कितना मेंबर रिंग हो जाएगा? 6 मेंबर रिंग, है ना। तो ऐसे केस में 6 मेंबर रिंग, देखो अब यहां से है ना, यहां से आप क्या करो, 6 मेंबर रिंग बना लो ऐसे। ये बना लिया भाई, ये तो तय है। देखो एक बार गौर करिएगा, जिनको थोड़ा सा दिक्कत आता है, बाकी जिनसे बन सकता बनाइए। ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो ये ओवरऑल 6 मेंबर रिंग बनी, है ना। फिर आप क्या करो इसमें, आप चाहो ना तो इसको ये कर सकते हो कि रैंडम कहीं से भी नंबरिंग करो, आपको जहां मर्जी आए ना, कि भाई जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 और ये 6, ये नंबरिंग कर। और फिर इसको देख लो आप, यहाँ पे ये बॉन्ड तो टूट गया। यहाँ बताओ 1 नंबर पे तो क्या लगा हुआ है? मिथाइल। तो 1 नंबर पे मैंने मिथाइल लिख दिया, है ना, ये 1 नंबर पे मिथाइल। चलिए अब ये बताओ कि 2 नंबर पे यहाँ पे क्या लगा हुआ है? पीएच। और यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव, ये वाला तो हट जाएगा, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं यहां से उठ के इस पे आए तो ये पॉजिटिव चार्ज तो हट गया। हमेशा पॉजिटिव चार्ज कहां पे आएगा? 2 नंबर पे। यहाँ समझ पा रहे हैं यार आप, है ना। और अब इसके बाद में क्या इसका फर्दर रीअरेंजमेंट होगा क्या? कौन अटैक करेगा अब यहाँ पे? H2O। तो यहाँ पे OH आ जाएगा। बस चलिए, चलो अब यहाँ पे ये क्योंकि इनमें रीअरेंजमेंट वगैरह का नहीं है, यहाँ पे सबसे पहले कौन? H+, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। आपको ये देखो, ये कार्बन एटम 1, ये 2, सभी बच्चे इस बात से सहमत होंगे कि पॉजिटिव चार्ज कहां पे आएगा? 1 पे। क्या रीअरेंजमेंट करेंगे क्या यार? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे यस आंसर। हाँ 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 बिल्कुल यार। होमवर्क वो शीट वाले क्वेश्चंस करिएगा, है ना। वो नहीं, और मतलब क्या है देखो, और भी फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा कोड, और भी रिएक्शंस हैं अगली क्लास में, देखिएगा। अपने तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना रहता है। देखो H+ का अटैक इस पे हुआ, तो ऐसे केस में यहाँ पे क्या बन गया? कार्बोकेटाइन। और इस पे किसने अटैक किया? वाटर ने। तो यहाँ PH, CH, OH, और ये क्या हो गया? CH3 यहाँ पे हो गया, है ना। तो आपको कोई डाउट आउट कुछ है, 6 बजे आप आके और ये पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। हाँ देखो, यहां से यहाँ पे ये हो गया, इसके बाद में देखो क्या होता है कि जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, तो कोई नॉर्मल शिफ्टिंग या रिंग एक्सपांशन में हमेशा रिंग एक्सपांशन को प्रेफरेंस देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि यहाँ जैसे, मैं आपको बस एक चीज, कि जैसे कई बार ये होता है कि इस तरीके का कार्बोकेटाइन है, तो अब हम लोग, कई बार होता है सर मैं हाइड्रोजन शिफ्ट करके इसको यहाँ ले आऊं तो 3 डिग्री बन जाएगा। तो हमें बताओ किसको प्रेफरेंस देना है? रिंग एक्सपांशन को प्रेफरेंस देना हो, हाँ, जब भी नॉर्मल शिफ्टिंग और इसके बीच में। चलो अब जा सकेंगे, है ना। चलिए।